और इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, ट्रंप और मोदी की बातचीत के बाद ये बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ कम कर दिया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। भारत अमेरिका के बीच अब सिर्फ 18% टैरिफ रहेगा, जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था। आज आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला अमेरिका की तरफ से लिया गया है और जो टैरिफ है उसे घटाकर महज 18% कर दिया गया। अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ कम कर दिया है। भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए ये बहुत अहम है और ऐसे में आपको बता दें, जब ईयू के साथ हाल ही में भारत की एक बड़ी ट्रेड डील हुई है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा था, उसके बाद आज यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसका नतीजा ये निकला है कि टैरिफ अमेरिका की ओर से अब घटा दिया गया है। अमेरिका ने टैरिफ अब 18% कर दिया है। भारत अमेरिका के बीच अब महज 18% टैरिफ होगा। लंबे दौर से आपको बता दें, बातचीत चल रही थी दोनों देशों के बीच और कई बार ऐसे मौके आए जब डेलीगेशन स्तर की जो वार्ता है वो होती रही और आखिरकार आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही देशों के लिए बहुत राहत भरी खबर है। भारत अमेरिका के बीच अब सिर्फ 18% टैरिफ रहेगा। ट्रंप और मोदी की बातचीत के बीच ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसकी जानकारी दी गई थी और अब ये बहुत बड़ा ऐलान ट्रंप और मोदी की बातचीत के बाद ये बड़ी खबर है, जहां ट्रंप ने टैरिफ को घटा दिया। भारत अमेरिका के बीच सिर्फ 18% टैरिफ रहेगा। मोदी और ट्रंप की बातचीत के बाद टैरिफ में कटौती की गई है। मेरे मित्र मोदी दुनिया के सम्मानित और शक्तिशाली नेता हैं, ये बड़ी बातें कही गई हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। ट्रंप ने टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया। मेरे साथ विजय लक्ष्मी जुड़ चुके हैं। विजय लक्ष्मी, क्या अपडेट है? देखिए, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है वो बातचीत हुई थी यूएस के प्रेसिडेंट से और उसके बाद ये टैरिफ घटाने वाली जो है ये खबर आई है और ये बहुत बड़ा एक तरीके से जिस तरह का टैरिफ वॉर चल रहा था भारत और अमेरिका के बीच में, उस लिहाज से एक बड़ी खबर है जो टैरिफ के रेट्स को घटाया गया है अमेरिका की तरफ से। तो ये एक बड़ी राहत आप कह लीजिए इंडियन इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि टैरिफ की मार से जो है वो कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें इम्पैक्ट हो रही थी और ये ट्रूथ सोशल पर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये शेयर किया है और आज ही उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है वो बातचीत हुई थी। अब लोअर कर दिया है 25% से 18% जो है वो टैरिफ को लोअर डाउन कर दिया है अमेरिका ने। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, लंबे अरसे से बातचीत चल रही थी, डेलीगेशन स्तर की वार्ता भी कई बार हुई, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकल पा रहा था। लेकिन ईयू की डील के बाद डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच बातचीत होना, इसे किस तरह से समझा जाए? देखिए, अगर आप देखेंगे जो ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है, उसमें लिखा है, इज वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स एंड अ पावरफुल रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री। तो डोनाल्ड ट्रंप भी बखूबी भारत की इस तरीके से शक्ति को जानते हैं, समझते हैं इकोनॉमिक आधार पर। और अभी जो एफटीए साइन हुआ यूरोपियन यूनियन के साथ, वो एक बहुत ही बड़ी मदर ऑफ ऑल डील्स जिस तरह से उसको कहा गया यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के द्वारा, तो उससे जो डाइवर्सिफिकेशन इंडिया कर रहा है अपने तमाम चीजों का, इकोनॉमी का या तमाम जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका, उससे डोनाल्ड ट्रंप भी बखूबी वाकिफ है कि वो जो डाइवर्सिफिकेशन है वो सूनर और लेटर जो है वो एक ऐसी चीज है जो इम्पैक्ट करेगा। और इसीलिए इसका भी एक दबाव है, क्योंकि उस समय जब डील हो रही थी तब भी ये कहा जा रहा था कि क्या वहां से डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूरोप या वेस्टर्न बाकी दुनिया की तरफ भारत रुख कराए, और इसलिए ये जो डील 20 साल में नहीं हुई थी यूरोपियन यूनियन के साथ, वो डील 20 साल बाद हो गई। तो क्या ये डाइवर्सिफिकेशन का नतीजा है? बिल्कुल। और विजय लक्ष्मी, कहीं ना कहीं अब ट्रंप को भी ये समझ आने लगा था कि दूसरे मार्केट लोग तलाश रहे हैं। जिस तरीके से वो ना सिर्फ भारत, अलग अलग कंट्रीज पर टैरिफ वॉर कर रहे थे, उसका ही ये नतीजा रहा कि लोग दूसरे मार्केट्स की तरफ शिफ्ट होने लगे थे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपका रुख करूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। ट्रंप ने टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। लगातार बातचीत जारी थी और ये बहुत राहत की खबर भी है। जिस तरीके से दोनों देशों के बीच एक आप कह सकते हैं कि अनसेड तनाव चल रहा था, वो अब खत्म हो चुका है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, अमेरिकी प्रेसिडेंट के बीच जो फोन पर बातचीत हुई,
उसका नतीजा ये रहा कि टैरिफ को कम कर दिया गया है। अमेरिका वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत, ये ट्रंप की तरफ से बातें गई हैं टैरिफ पर भारत के सामने। देखिए, आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है भारत की अमेरिका के खिलाफ। जिस तरीके से लगातार अमेरिका टैरिफ वॉर कर रहा था, उसके बाद अलग अलग मार्केट्स तलाशे जा रहे थे और उसी के मद्देनजर ईयू डील हुई थी, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। और उसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत करना और उसके बाद टैरिफ को कम कर दिया गया। आप समझिए, भारत हर देश के लिए बहुत खास है, क्योंकि आप अक्सर लोगों को सुनते होंगे ये कहा जा रहा है कि अब जो ग्लोबल पावर है वो शिफ्ट हो रही है, और वो शिफ्ट कहां हो रही है? वो भारत की तरफ शिफ्ट हो रही है और पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। और ऐसे में ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। आप कह सकते हैं कि अमेरिका को आखिरकार भारत के सामने झुकना पड़ा। जब अमेरिकी टैरिफ्स लगाए जा रहे थे तो अब शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि भारत को व्यापार में बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। नुकसान हुआ भी, लेकिन उसके लिए दूसरे जो मौके हैं वो तलाशे गए, दूसरे रास्ते तलाशे गए और उसी के तहत ईयू डील हुई, जो बहुत बड़ी राहत की बात रही दोनों भारत के लिए। और अब जब आज बातचीत हुई है, उसके बाद जो टैरिफ है वो 25% से घटाकर महज 18% कर दिया गया है। और ये दोनों ही देशों के लिए आप कह सकते हैं राहत वाली बात होगी। और अब पहले से और ज्यादा सरल और सुलभ तरीके से जो व्यापार है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो चलता रहेगा। दोनों देशों के रिश्तों में एक गर्माहट आप कह सकते हैं इस टैरिफ को कम करने के साथ ही शुरू हुई है। एक बार फिर से विजय लक्ष्मी का रुख करते हैं। विजय लक्ष्मी, ये माना जाए कि आखिरकार अमेरिका भी ये कहीं ना कहीं समझ चुका है कि भारत को साथ लेकर चलना उसके लिए भी कितना जरूरी है। तो इस वक्त की हम बड़ी जानकारी आपको दे दें। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है और भारत और अमेरिका के बीच लगातार जारी, आपको बता दें, जो इस उच्च स्तरीय वार्ता थी वो लगातार हो रही थी, लेकिन आज सबसे अहम दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये बातचीत हुई। इससे पहले आपको याद होगा कि दिसंबर में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। आखिरी बार 2025 दिसंबर में बात हुई थी और उसके बाद ये बहुत बड़ी राहत की खबर है जब अब जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो कम कर दिया गया है। 25% से घटाकर 18% कर दिया है। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी आपको बता दें कि ये जानकारी दी गई है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जानकारी दी है कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात हुई है और उन्होंने कहा कि ही इज वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड अ पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री। उन्होंने कहा कि वो बहुत मेरे प्रिय मित्र हैं, रिस्पेक्टेड लीडर हैं, बड़े लीडर हैं और पावरफुल लीडर हैं। ये जो ट्वीट आप इस वक्त देख रहे हैं, ये ट्वीट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और देखिए उन्होंने ये लिखा, ही इज वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड अ पावरफुल एंड अ रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री वी स्पोक। उन्होंने बताया कि हमने बात की, बहुत सारी चीजों पे चर्चा हुई है, इंक्लूडिंग ट्रेड एंड एंडिंग दी वॉर विद रशिया इन यूक्रेन। यहां तक कि ट्रेड को लेकर तो बात हुई, लेकिन जो वॉर है रशिया और यूक्रेन के बीच उसे कैसे खत्म किया जाए उस पर भी चर्चा हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज पे अग्री हुए हैं कि अब वो रूस के साथ जो तेल का व्यापार है वो नहीं करेंगे। और ये भी कहा गया कि वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदा जाएगा और उन्होंने कहा कि दिस विल हेल्प इन द वॉर इन यूक्रेन, जो कि बहुत ज्यादा मदद करेगा यूक्रेन के साथ वॉर खत्म करने में। जो रशिया यूक्रेन की वार है, ये लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जाता रहा है कि फ्यूलिंग का काम किया जाता है। जो लोग रूस के साथ ऑयल का व्यापार करते हैं, जो तेल खरीदते हैं, उससे कहीं ना कहीं रूस इकोनॉमिक लेवल पर मजबूत होता है और वो फ्यूलिंग का काम होता है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि नरेंद्र मोदी इस चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहमति जताई है कि वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, बल्कि जो दूसरा मार्केट है वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, जिसके चलते
जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है वो भी थम सकती है। और हमारे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जुड़ चुकी हैं। दीप्ति, जरा ये बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये इस वक्त ये खबर है जो रेसिप्रोकल टैरिफ है 25 से घटाकर 18% कर दिया गया है। ये किन मायनों में बेहद खास है, समझाइए जरा। ये बिल्कुल बहुत ही खास है, इसके टाइमिंग्स बहुत खास हैं। ये इस समय पूरे वर्ल्ड को ये दर्शाता है कि भारत को अब आप हल्के में नहीं ले सकते हो। वहां भारत ट्रेड डील करता है ईयू के साथ, वहां भारत अपना एक विकसित भारत का एक बजट लाता है, और अगले ही दिन देखिए, ऐसा तो है नहीं कि यहां बजट आया तो वहां ट्रंप ने नहीं देखा होगा, दिख रहा है उनको भी कि हम किस विकास के रास्ते पर अग्रसर हैं, और हम बिल्कुल किसी चीज से थमने रुकने डरने वाले नहीं हैं। तो ट्रंप सबसे पहले आज वहां वो उठे हैं, सबसे पहले वो अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पे डालते हैं 2025 की वो मैगजीन का कवर, जिसमें वो अपनी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो दर्शाते हैं। तो तुरंत ही समझ में आ गया था कि कोई तो सिग्नलिंग उन्होंने कर दी है, जो यहाँ पे सर्जियो गौर ने भी कहा कि कीप वेटिंग फॉर मोर। और उसके तुरंत बाद ये खबर आती है कि हम टैरिफ घटा के 25 से 18% कर रहे हैं। मोदी जी का भी ये बयान आता है कि हम इस रिश्ते को और मजबूत करेंगे और आगे लेके जाएंगे। और तेल के बारे में भी बात की है, तो आई एम वेरी श्योर कि ऐसा तो नहीं होगा कि हम अमेरिका से अमेरिका के टर्म्स पे अब तेल लेंगे। जब उनकी तरफ से कॉल आती है, उनकी तरफ से सिग्नलिंग होती है कि वो भारत को नहीं हल्के में ले सकते हैं, तो हम तेल का भी जो उनसे इंपोर्ट करेंगे, देखिए तेल तो हमें लेना ही लेना है, बिकॉज वी आर नॉट एन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, पर हमें अपनी शर्तों पे लेना था। हम रशिया से लेते थे क्योंकि वो हमें सस्ते में देता था, तो अब हम अमेरिका से किस रेट पे लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। जितना मैं समझ पा रही हूं, हम उनसे अमेरिका वाले भाव पे नहीं, हम उनसे सस्ते ही भाव की बात करेंगे। और टैरिफ कम होने से तो हमारी बाजार जो वहां पे कम की बात हुई थी, हमने ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ऑलरेडी खोज ली थी। तो अब ये समय है कि हमें अपनी कमर कसनी होगी। हम एक्सपोर्ट, लोग हमसे लेने को तैयार बैठे हैं, हमें उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होगी, उतना अपना प्रोड्यूस बढ़ाना होगा कि हम बाकी कंट्रीज को अपना एक्सपोर्ट करें। बिल्कुल, एक बार मैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या बातें कही गई हैं वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। उन्होंने लिखा, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कमिटेड टू बाय अमेरिकन एट अ मच हायर लेवल इन एडिशन टू ओवर $500 billion ऑफ यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर सिर्फ ऑयल को लेकर बात नहीं हुई है, और क्या क्या आगे दोनों देशों के बीच अब व्यापार बढ़ेंगे उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि एनर्जी सेक्टर में होगा, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर बातें हुई हैं। उन्होंने कहा, आवर अमेजिंग रिलेशनशिप विद इंडिया विल इवन स्ट्रॉन्गर गोइंग फॉरवर्ड, यानी कि जो हमारा रिश्ता है अब आगे और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। उन्होंने सबसे खास बात यह है कि जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी कोई बात कही है तो ये जरूर कहा है कि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो पावरफुल लीडर हैं। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए यूएस गए थे, यूएस विजिट में, उस वक्त भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे तो मीडिया को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यही बातें कही थी कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत पावरफुल लीडर हैं, और ग्लोबली कितने रिनाउंड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये किसी से छुपा नहीं है। दीप्ति, जरा ये भी बताइएगा कि यहां पर देखिए, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बातें की गई हैं, और जिस तरीके से ईयू की डील हुई, दूसरा मार्केट तलाशा गया, मदर ऑफ ऑल डील्स हुई, और उसके बाद आज ये बहुत बड़ी खबर है, आप कह सकते हैं एक आइस ब्रेकिंग मोमेंट आज आया जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई है। एक बार फिर से विजय लक्ष्मी का रुख कर लेते हैं। विजय लक्ष्मी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह भी बताया गया है कि जो व्यापार है वो बहुत सारी चीजों पे अब बढ़ने वाला है, एनर्जी का सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, कृषि से रिलेटेड हो, कोल और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। बिल्कुल, देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर के बातचीत जो है वो काफी लंबे से समय से चल रही है, और भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री की टीम्स और अमेरिका की टीम्स जो है ऑलरेडी नेगोशिएशंस जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं।
काफी सारे एरियाज हैं जिसमें भारत के साथ भारत और यूएस ट्रेड डील करना चाहते हैं। और अब जो है आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिस तरह से कहा $500 बिलियन का एक उन्होंने कहा है वेरियस सेक्टर्स में जहां पर जो है ट्रेड डील दोनों देशों के बीच में हो सकती है। काफी सारे एरियाज उन्होंने इसमें गिनाए हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड ये जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण तो ये ट्रेड डील होती है तो बहुत महत्वपूर्ण दोनों देशों के रिश्तों के बीच में जो है ये चीजें होंगी। अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो है आधिकारिक तौर पर ट्रूथ सोशल पे उन्होंने पोस्ट किया है जिसमें ये तमाम बातें उन्होंने शेयर की हैं। एक अपना रिस्पेक्टफुल और पावरफुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया है और ये भी बताया है कि 25% से टैरिफ उन्होंने घटा करके 18% कर दिया है। विजय लक्ष्मी, जरा ये बताइए क्या ये इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है? क्योंकि एक तरफ देखिए ईयू के साथ भी हमारी डील हो गई और अमेरिका के साथ भी अब बात बन गई है। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि इंडिया जो है वो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो उसने करना शुरू कर दिया था कि टैरिफ की जो मार है खासतौर से हमारी टेक्सटाइल और फुटवेयर इंडस्ट्री उस पर खासा इम्पैक्ट कर रही थी। तो डाइवर्सिफिकेशन में सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुई, इसके अलावा 8 और देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत ने किया जिसमें यूएई है, जिसमें ओमान है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें न्यूजीलैंड है। तो ऑलरेडी ये जो डाइवर्सिफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक टाइज, ये ऑलरेडी जो है भारत की तरफ से चल रहा था। नए मार्केट जो है वो भारतीय जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए तलाशने की कोशिश लगातार जो है भारत सरकार की तरफ से चल रहा था। और उसी के तहत ये जो तमाम एफटीएज हैं ये आगे आने वाले दिनों में उस डाइवर्सिफिकेशन में एक बड़ा अहम जो है वो कड़ी होंगे। बहरहाल अमेरिका के साथ क्योंकि काफी घनिष्ठ संबंध है डिफेंस टाइज से लेकर के तमाम क्षेत्रों में, एनर्जी और बाकी क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के संबंध जो है और जो स्केल है दोनों देशों के बीच में टाइज का, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ये जो आज का फैसला है, जो टैरिफ घटाने का फैसला है, कि आगे किस तरफ से देखना होगा कि ये चीजें जाती हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में काफी सारी चीजें जो है वो कही हैं। देखिए बिल्कुल, और लगातार जिस तरीके से टैरिफ वॉर अमेरिका की तरफ से छेड़ा गया था तो लोग सवाल भी कर रहे थे कि आखिर भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर बातें क्यों नहीं हो रही हैं। और अब जब ये बड़ी खबर आज सामने आई है, इसे इस तौर पर ही देखा जाएगा कि किस तरीके से चुपचाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनली स्टेप्स लिए और उसी का ये नतीजा रहा कि आज जो टैरिफ है 18% पर आ गया है। और कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और ठीक इसी तरीके का यही अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। और आज भारत अमेरिका के बीच ये बहुत बड़ी खबर है, जहां जो रेसिप्रोकल टैरिफ था वो 25% से घटाकर उसे अब 18% कर दिया गया है। और अमेरिका के विरुद्ध अपने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को शून्य करने की दिशा में भारत भी आगे बढ़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बातें कही गई हैं। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ये लिखा कि वी अग्रीड टू अ ट्रेड डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया वेयर बाय द यूनाइटेड स्टेट्स विल चार्ज अ रिड्यूस रेसिप्रोकल टैरिफ लोअरिंग इट फ्रॉम 25 to 18%. दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस देयर टैरिफ। उन्होंने कहा कि वो भी ठीक जिस तरीके से हमने टैरिफ कम किया है, 25% से कम करके 18% कर दिया है, ठीक इसी तरह भारत भी आगे बढ़ेगा। वो भी अपने टैरिफ को कम करेंगे, वो भी रिड्यूस करेंगे और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट टू जीरो से धीरे धीरे जीरो पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कमिटेड टू बाय अमेरिकन एट अ मच हायर लेवल इन एडिशन टू ओवर $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बातें कही गई हैं कि जिस तरीके से हमने टैरिफ कम कर दिया है, अब भारत भी उसी तरीके से टैरिफ कम करेगा। लेकिन विजय लक्ष्मी, जरा ये बताइए, जिस तरीके से लगातार सवाल भी खड़े हो रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, तो ये बातें लगातार कही जा रही थी प्रधानमंत्री को लेकर कि अभी तक कोई भी जो सफाई है, जो क्लैरिफिकेशन है भारत सरकार की तरफ से, वो क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन साइलेंटली किस तरीके से इंटरनल लेवल में काम हो रहा था, शायद आज उसी का ये नतीजा है। विजय लक्ष्मी, देखिए आप इसको ये भी इस तरह से भी देख सकते हैं कि अमेरिका पे भी, डोनाल्ड ट्रंप पर भी, क्योंकि अमेरिका की मार्केट में भी
अमेरिका की जो डोमेस्टिक अगर आप कहें तो इकोनॉमी, उसमें भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। जिस तरह से जो प्रोडक्ट्स, काफी सारे ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, और वो प्रोडक्ट अमेरिकन मार्केट में बाकी प्रोडक्ट के मुकाबले चीप होते हैं। तो ऐसे में जब वो प्रोडक्ट वहां पर नहीं होता है तो उसके मुकाबले में अमेरिकन नागरिकों को ज्यादा महंगे प्रोडक्ट खरीदने पड़ रहे हैं। तो एक इन्फ्लेशन का फैक्टर भी था जो लोकल, अगर आप कहें डोमेस्टिक अमेरिकन इकोनॉमी में जो प्ले कर रहा था। इसके अलावा जिस तरह से डाइवर्सिफिकेशन इंडिया ने किया अपने रिश्तों का, इकोनॉमिक टाइज का ईयू के साथ जिस तरह से डील हुई, या जिस तरह से बाकी और 8 देशों के साथ जो है FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत की तरफ से किया गया, तो ये जरूर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो प्रेशर्स हैं वो जरूर काम कर रहे होंगे। और आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप की अगर हाल फिलहाल में जिस तरह से ग्रीनलैंड को लेकर के उन्होंने चीजें कही और फिर उसके बाद में बैक ट्रैक किया, तो यहाँ पर क्योंकि उनके ऊपर दबाव जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भी होता है और डोमेस्टिक भी प्रेशर कहीं ना कहीं है। तो ऐसे में ये तमाम चीजें हैं, लेकिन हाँ, भारत के लिए जरूर एक जरूर उसकी एक तो खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कॉल की गई। ये जो जानकारी है ये भारतीय राजदूत की तरफ से दी गई है, भारत सरकार की तरफ से दी गई है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, उनसे बातचीत की और उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर खुद अपनी बातें साझा की। इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया this morning. He is one of my greatest friend and a powerful and respected leader of his country. We spoke about many things including trade and ending the war with Russia and Ukraine. He agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States and potentially Venezuela. This will help in the war in Ukraine, which is taking place right now with thousands of people dying each and every week. Out of friendship and respect for Prime Minister Modi, and as per his request, effective immediately, we agreed to a trade deal between the United States and India. और AK सिवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आज ये बहुत बड़ी खबर है, जिस तरीके से पहले हमारी EU के साथ डील हुई और उसके बाद अब अमेरिका ने अपना रेसिप्रोकल टैरिफ खुद 25% से घटाकर 18% कर दिया। ये विन विन सिचुएशन है भारत के लिए। हाँ बिल्कुल, देखो प्रिया, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा पहल है और बहुत अच्छी न्यूज है। और ये विन विन सिचुएशन, रेसिप्रोकल टैरिफ जो 25% था अभी 18% हो गया। ये देखो साउथ एशिया में वन ऑफ द लोएस्ट है, क्योंकि अगर पाकिस्तान का भी 19 है, श्रीलंका का भी 19 है, बांग्लादेश का 19 या 20 है, एक्सेप्ट 3-4 कंट्रीज हैं जो कि एक आप यूरोपियन यूनियन है या आपका जापान है, साउथ कोरिया जिसका 15% है। मगर ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। यही नहीं कि ये जो आपका जो रेसिप्रोकल टैरिफ 25% जो पेनल्टी टैरिफ है जो हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे, वो भी आने वाले टाइम में जीरो हो जाएगा, क्योंकि भारत ने ये कह दिया है कि अब हम रशिया से ऑयल कम खरीदेंगे और बिल्कुल खत्म कर देंगे, और हम अमेरिका और वेनेजुएला, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि अभी वेनेजुएला का जो ऑयल है वो अब अमेरिका कंट्रोल करेगा। हमें ये याद रखना चाहिए वेनेजुएला का जो ऑयल है उसकी हाई डेंसिटी है, वो थोड़ा सा उसका ये कहेंगे भारी है, और भारत की जो रिफाइनरीज हैं स्पेशली गुजरात के अंदर अंबानी, वो इसको रिफाइन कर सकते हैं। तो भारत के लिए तो विन विन सिचुएशन है। मुझे लगता है बहुत अच्छी खबर आई है, क्योंकि भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जैम, ज्वेलरी, फुटवेयर और आपके ये लेदर गुड, उनको एडवर्स इफेक्ट हो रहा था, क्योंकि 50% जो टैरिफ है वो वाकई भारत की जो आपकी स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो काफी अनएम्प्लॉयड चल पड़ी थी। तो अब एक अच्छी न्यूज है, आप देखेंगे मार्केट दोबारा बढ़ेगी, और 18% होने से हमारे जो आइटम है बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे बिनस्बत दूसरे कंट्रीज के। तो एक अच्छी मार्केट मिलेगी, और वेनेजुएला का जो ऑयल हमको मिलेगा वो भी काफी अच्छा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो इनको रिफाइन कर सकता है। प्रिया, बिल्कुल। और देखिए आज ही अमेरिका रवाना हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा जा रहा था कि देखिए ईयू के साथ तो डील हो गई, और जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका जाएंगे तो वहां से भी टैरिफ का हल निकालेंगे, और आज ही वो अमेरिका रवाना हुए और देखिए आज हल हमारे सामने है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अमिताभ, जरा ये बताइए, जिस तरीके से
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ वॉर छेड़ा गया, उसके जवाब में भारत ने भी जवाब दिया, दालों पे टैरिफ बढ़ाया और वहां के किसानों की क्या स्थिति हुई वो हमने देखा भी। लगातार वो ट्रंप से रिक्वेस्ट करते रहे कि भारत से डील कर लीजिए। क्या इसका भी प्रेशर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पर रहा होगा? देखिए, कई कई तरह के प्रेशर्स रहे हैं। एक तो हमने ईयू से डील की, दूसरा हम कभी भी उनसे कभी ऊंचे शब्द में या एक डेरिवेटरी वे में ट्रंप के लिए हमने कभी कुछ नहीं कहा। और सबसे इंपॉर्टेंट था कि अब दुनिया को ये जरूर लग रहा था कि इतना टैरिफ भारत के प्रति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल था। ये टैरिफ ही नहीं, एक तरह से सैंक्शंस लगाया गया था भारत के ऊपर। लेकिन जिस तरह से इसको नाटकीय ढंग से कम किया गया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये नेचुरल था किसी भी देश के लिए कि इतने बड़े मार्केट को, इतने बड़े ट्रेड पार्टनर के साथ ऐसा बर्ताव आप नहीं कर सकते हैं। और इसका नतीजा ही है कि हमने देखा है कि वो 18%, अगर पाकिस्तान के प्रति 19% है तो हमारे साथ 18% है। और कई सारे जो अमेरिका के बहुत क्लोज पार्टनर हैं, ट्रेड पार्टनर, जैसे यूरोपियन यूनियन, उनके प्रति 15 है, या जापान है वो 15% है। तो हम उस ब्रैकेट में आ गए हैं जो उनके क्लोजेस्ट ये मान लेंगे ट्रेड पार्टनर थे। और हमें इनका कोई रेसिप्रोसिटी बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, हमने तेल खरीदना बंद किया, लेकिन तेल खरीदना भी इसलिए बंद किया क्योंकि लुकोइल और रोजनेफ्ट पे उन्होंने अपना सैंक्शन लगा दिया था। और अभी भी हम उनसे तेल खरीद रहे थे। रही वेनेजुएला की बात, वेनेजुएला तेल खरीदने की बात, उनसे हम पहले भी खरीद रहे थे, लेकिन वो बहुत नॉमिनल था। अब भी नॉमिनल होगा क्योंकि वेनेजुएला से वेनेजुएला बहुत तेल प्रोड्यूस करता नहीं है। तो जाहिर है जब प्रोड्यूस नहीं करेगा तो कौन कितना खरीदेगा उसको वेनेजुएला ही डिसाइड करेगा। लेकिन इस समय ये बहुत ही अच्छी न्यूज है, एक खुशखबरी है भारत के लिए और भारत अमेरिका संबंधों के लिए कि जो बेपटरी हो रही थी वो अब शायद पटरी पे लाने का मौका मिलेगा। लेकिन इसमें इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमने अमेरिका को, दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी भी मामले में किसी के सामने झुकेंगे नहीं। और ये भी है कि इंडिया और ईयू का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ वो एक तरह से माने कि एक बेंचमार्क बन गया, एक मील का पत्थर बना कि हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे डेयरी हो। जो शर्तें हमने अमेरिका के सामने रखी थी इन टैरिफ को कम करने के लिए, वो शर्तें बरकरार रही। तो ये सचमुच काफी हर्ष का समय है भारत के लिए। जो पहले हुआ था वो भी गलत था, लेकिन अब जो हो रहा है हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारत का ट्रेड, भारत की जो आपसी संबंध है भारत और अमेरिका के, वो बेहतर होंगे। प्रोफेसर अमिताभ, जरा समझाइएगा, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से टैरिफ वॉर छिड़ा और फिर पुतिन का भारत आना, मुझे वो 4-5 दिसंबर का दिन याद आ रहा है जब पुतिन आए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रिसीव करने पहुंचे। एक ही कार से एयरपोर्ट से दोनों नेता निकले और उसके बाद जो गर्मजोशी थी दोनों देशों के बीच वो भी हमने देखी। क्या उसका भी एक नतीजा रहा? क्या रशिया के साथ भारत की दोस्ती भी कॉम्प्रोमाइज करने की ये ट्रंप की कोशिश के तौर पर इसे देख सकते हैं? देखिए, आपको याद होगा और आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, जब पुतिन यहां आए थे तो आपको याद होगा कि भारत ने उनके साथ कोई बहुत बड़ी डील नहीं की। न हमने उनसे नए आर्म्स खरीदने का कोई एग्रीमेंट किया, नहीं उनके सपोर्ट में और कोई ऐसा बयान दिया या वक्तव्य दिया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की जो मीटिंग हुई वो एक तरह से सिंबॉलिक था कि हम बहुत क्लोज हैं, हम अपने एक दूसरे के मार्केट एक दूसरे के लिए खोल रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से आयुध के अलावा, आर्म्स के अलावा हम और भी चीजें खरीदेंगे, लेकिन आर्म्स नहीं खरीदेंगे। और यही एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन भी था राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कि वो चाहते थे कि भारत अमेरिका से आर्म्स खरीदे या जो युद्धक विमान है वो खरीदे। तो वो हमने एक तरह से उनको ये कहा कि आप हमारे अच्छे दोस्त हैं, हम ट्रेड करेंगे, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं हमारे अमेरिका के साथ, और यही कारण था, मैं बताऊं, पहले दिन आपको याद होगा
कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की बहुत एक पर्सनल मीटिंग हुई, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई, जिसको पब्लिक नहीं किया गया था। मुझे लगता है उनमें इन सारी चीजों को रखी गई होगी कि इस समय जिस वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में या भारत अमेरिका के जो संबंध है उसमें कोई नए डील करना या कोई बड़े अनाउंसमेंट करना, हमारी जो टैरिफ जो लगाया गया हम पर, वो बेपटरी हो सकती है जी। लेकिन अंततोगत्वा ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है। और अब तो जितने भी विदेशी चैनल हैं वो भी इसको कवर करने लगे, और आपको धन्यवाद कि आपने इस चीज को इस पर लीड लिया। लेकिन आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे कि उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं संबंधों में, लेकिन ये जो हमारा संबंध है भारत और अमेरिका एक नई अध्याय शुरू करेगा, और ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि भारत ही इसमें ये होगा। अभी भी टैरिफ। प्रोफेसर अमिताभ, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दें। भारत में अमेरिकी राजदूत का पोस्ट, ट्रंप मोदी को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। अमेरिकी राजदूत, भारत यूएस के रिश्तों में असीमित संभावनाएं हैं, ये अमेरिकी राजदूत की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप अपना बहुत खास दोस्त मानते हैं। और देखिए, ट्रंप की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें भी उन्होंने मेंशन किया माय ग्रेटेस्ट फ्रेंड। उन्होंने बताया है कि मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, अब अमेरिकी राजदूत की तरफ से ये कहना कि दोनों देशों के बीच असीमित संभावनाएं हैं, अमेरिकी राजदूत की तरफ से कहा गया है। जाहिर सी बात है कि अब दोनों देशों के रिश्तों में सुधार होगा और गर्माहट भी आएगी। एक ही सवाल से आपका मैं रुक करती हूँ। एक ही सवाल से, भारत ने अपने सारे ऑप्शन ओपन रखे। एक तरफ ईयू से डील हुई, पुतिन भी आए, उनसे भी हमारे रिश्ते बेहतर हुए, और आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये तमाम बातें कही गई, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से वो जिक्र किया। वो अक्सर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं तो वो डियर फ्रेंड जरूर कहते हैं। और देखो, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। एक तो ये सच्चाई है कि आपको देखना पड़ेगा, भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है 132 बिलियन डॉलर है, और हम वहाँ पर करीब के 95 बिलियन डॉलर जो हैं एक्सपोर्ट करते हैं, और अमेरिका वहाँ पर करीब 40 से 42 बिलियन करता है। तो हमारे पास ट्रेड सरप्लस है 45 बिलियन का, जो अमेरिका प्रेशर डाल रहा था कि इसको कम किया जाए। और उसके लिए भारत मानना है कि एक तो हम ऑयल ज़्यादा खरीदेंगे और एक हम हथियार लेंगे। जैसे कुछ एक हथियार पाइपलाइन में हैं, जैसे जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल है, आपका स्ट्राइकर है जो कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, और MQ-9 आई है। तो कहने का मतलब है ये गिव एंड टेक है, विन विन सिचुएशन है। आपको हमें क्या मिला? हमें 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मिली इसके अंदर। एक बात ये सच्चाई है कि अमेरिका भी प्रेशर में था, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते नहीं होते तो वो ही विल लूज, बिकॉज मार्केट जो है सभी चाहते हैं। 1.4 बिलियन लोग हैं हमारे पास, कंज्यूमर बहुत है। तो जब आपकी यूरोप के साथ डील होगी, यूके के साथ होगी, न्यूजीलैंड के साथ होगी, ओमान के साथ होगी, एक प्रेशर था और एक मदर ऑफ डील माना गया था यूरोप के साथ जब हुई। तो अमेरिका भी अंडर प्रेशर था कि भारत के साथ जल्दी से जल्दी डील करे। और ये सच्चाई है, ये जो डील हुई है इसमें दोनों देश का फायदा है कि हमने अपना, अभी भी मुझे लगता नहीं कि डेयरी और एग्रीकल्चर को खोला है, उसको हमने अभी भी प्रोटेक्ट किया है। हमने क्या किया है? हमने ये किया है कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे, और जो रूस से ऑयल है उसको कम किया है। और हम अब जो वेनेजुला से और अमेरिका से खरीदेंगे। अब वेनेजुला का याद रखना कि सबसे इम्पोर्टेंट वेनेजुला की प्रॉब्लम क्या है, उसका जो ऑयल है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो थोड़ा भारी है। बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगी। जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या बातें कही गई हैं वो भी अपने दर्शकों को बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ट्रंप से बेहतरीन बातचीत हुई है। वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप टुडे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए ये बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके अच्छे मित्र हैं। उन्होंने लिखा कि डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप टुडे। उन्होंने बताया कि उनके साथ बहुत ही अच्छी बातचीत रही है। डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स विल नाउ हैव अ रिड्यूस्ड टैरिफ ऑफ 18%। उन्होंने ये भी कहा कि जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, जो अमेरिकी मार्केट में जाते थे, जो टैरिफ था पहले 25%, उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। बिग थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन बिहाफ ऑफ द 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि भारत के
भारत के लोगों की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद कहा है। संजय भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजय भारद्वाज जी, एक तरफ ये भी चर्चा चल रही थी लंबे अरसे से कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज टैरिफ कम करने की ये खबर, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, भारत और अमेरिका के बीच जो बीच में एक हॉल्ट आया हुआ था रिलेशंस में, इसमें पॉजिटिव जो इंडिकेशन तब से शुरू हो गए थे जब से नए एम्बेसडर आए हैं, सर्गेई गॉर जब से भारत आए हैं, तो और वो बहुत क्लोज हैं ट्रंप के। और अमेरिका ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझता है कि अपना जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए भारत से अच्छा बेहतर पार्टनर उनका नहीं हो सकता। और पिछले 2 दशक से जिस तरीके से दोनों का एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप हुआ, जो एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हुआ, तो ये बात रिफ्लेक्ट करता है कि अमेरिका को भारत की उतनी आवश्यकता है जितना कि भारत अमेरिका के साथ जुड़ के, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, उसको फुलफिल करने की बात है। इसमें एक बहुत बड़ा जो पक्ष है, देखिए 2-3 दिन में जो डेवलपमेंट हुआ है, खासकर जो ट्रंप ने इंडिकेट किया कि भारत वेनेजुएला से आप ऑयल और एनर्जी खरीदिए, उसमें एक पक्ष ये है कि वो कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पे वो एक डील क्रैक करना चाहते हैं, और उसमें ये नहीं चाहते कि रशिया को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता रहे। लेकिन उसके पीछे एक बड़ा जो स्टोरी है वो ये है कि जो बढ़ती हुई रशिया और चीन की जो एक पार्टनरशिप है, जो नो लिमिट पार्टनरशिप है, उससे अमेरिका बहुत कंसर्न था। और उसमें ये जानते हैं कि भारत को अगर अमेरिका अपने साथ रख पाता है तो जो एक जियो स्ट्रेटेजिक जो कंसिडरेशंस है, क्योंकि अमेरिकन सुपरमेसी को वो मेंटेन रखना चाहते हैं और उसके लिए भारत एक बहुत बड़ा एक पार्टनर है, और अमेरिका और चाइना को भी कंटेन करने के लिए भारत एक बहुत बड़ा पार्टनर है। तो दोबारा से उन्होंने, मुझे लगता है, एक रेशनल, एक पॉजिटिव रेशनल प्रोवाइड कराया ट्रंप को, और भारत के साथ अपनी जो टाई है उसको रिव्यू किया। और उसकी पहला जो इंडिकेशन आया वो ये आया कि जो टैरिफ है, जो डील किया है, उसको कम किया गया, जो 18% 25% से 18% किया। और साथ ही साथ ऑप्शंस भी दिए कि आप अगर एनर्जी सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आप वेनेजुएला से आप एनर्जी को कीजिए। भारत अमेरिका का जो दूसरे पॉलिटिकल एरियाज है उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग, खासकर जब आप टेररिज्म की बात करते हैं या इंडियन ओशन की बात करते हैं या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो भी भारत और अमेरिका का एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, एक पार्टनरशिप पर मुझे लगता है जो उसमें प्रॉब्लम्स आ गई थी, दोबारा से एक नई शुरुआत देंगे। और भारत और अमेरिका निश्चित रूप से जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी था उस पर दोबारा से अपना थॉट देके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है दोनों देशों के लिए, और भारत को भी अमेरिका की उतनी जरूरत थी जितने की अमेरिका को भारत की जरूरत है। और निश्चित रूप से दोनों जो एक बढ़ती हुई एक साझेदारी थी उसको और मजबूत करेंगे, चाहे वो ट्रेड के क्षेत्र में हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन के क्षेत्र में हो, चाहे इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के क्षेत्र में हो, या फिर आप ये कहिए कि एक जो ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप में जो बढ़ती हुई एक पार्टनरशिप थी उसको दोबारा से एक मजबूती देने की बात हो। बिल्कुल। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या जानकारी दी गई है, एक बार अपने दर्शकों को वो भी बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्हेन टू लार्ज इकोनॉमीज एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज वर्क टुगेदर, इट बेनिफिट्स आवर पीपल एंड अनलॉक्स इमेंस अपॉर्चुनिटीज फॉर म्यूचुअल बेनिफिशियल कोऑपरेशन। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज और लोकतांत्रिक देश एक साथ काम करते हैं तो ये हमारे लोगों के लिए भी जरूरी हो जाता है, उन्हें भी बेनिफिट्स मिलते हैं, और असीम जो संभावनाएं हैं वो दोनों देशों के लिए खुल जाती हैं, असीम संभावनाएं यहां से ओपन हो जाती हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प्स लीडरशिप इज वाइटल फॉर ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी एंड इंडिया फुली सपोर्ट्स हिज एफर्ट्स फॉर पीस। तो ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में जो स्टेप्स उठाए गए हैं ग्लोबल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए एंड लोगों की भलाई के लिए, उसे भारत पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से विश्व की शांति के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसे भारत पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली विद हिम टू टेक अ फ्रेंडशिप टू और अच्छे स्केल पे और ऊंचे स्तर पर, उच्च स्तरीय
इस फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने पर भी जो कदम है वो भी उठाए जाएंगे। तो दोनों देशों के लिए रिश्ते कितने जरूरी थे, कितने अहम थे, आज शायद ये दुनिया देख भी रही होगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादा कुछ कहा नहीं लेकिन करने पर विश्वास जताया और आज उसी का ये हम नतीजा देख पा रहे हैं। भले ही टैरिफ वॉर छिड़ा रहा हो लेकिन बहुत ज्यादा बातें भारत सरकार की तरफ से कही नहीं जा रही थी, लेकिन आज जब ये बड़ा ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 25% से घटाकर 18% किया जाएगा। और इसके बाद आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर ट्रंप की तरफ से बार बार ये दावा किया गया कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीज फायर है उन्होंने कराया था और टैरिफ का डर दिखाकर कराया था। और आपको याद होगा इसे लगातार भारत नकारता रहा और ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या भारत की तरफ से नाम लिया गया है डोनाल्ड ट्रंप का। ये कहा गया है वंडरफुल टू स्पीक विथ माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के लिए आप कह सकते हैं कुछ लिखा है, कुछ बताया है। हमारे साथ एसबीएस थाना साहब भी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। एसबीएस थाना साहब, कितना जरूरी था, कितना अहम था दोनों देशों के लिए और अब इससे क्या क्या बदल जाएगा आगे? देखिए, ये जो डील हुई है या जो भी अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने मैसेज दिया है, इसके ऊपर औपचारिक तौर पे एमईए का रिस्पांस आना बाकी है। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री की ट्वीट में आपने देखा, इसको सभी वेलकम करते हैं। ये भारत के लिए भी ज़रूरी था, ये अमेरिका के लिए भी ज़रूरी था। अमेरिका के लिए भी इस टैरिफ को और ज़्यादा खींचना अनकंफर्टेबल हो रहा था, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। दूसरी चीज़ ये है जो ध्यान देने वाली बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी और चैनल पे था जहाँ पे अमेरिका के राजदूत ने अभी बात करी थी और उनका कहना ये है, उन्होंने साफ क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये जो 25% रशियन ऑयल वाला टैरिफ था वो रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा वो भी हट जाएगा। तो ये एक तरीके से उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि जो हम 50% टैरिफ में घूम रहे थे उससे हम 18% टैरिफ में आएंगे। अब इसको अगर मैं विश्लेषण करूं तो वो इस तरीके से आता है कि 18% टैरिफ का मतलब है कि हम यूरोप, जापान और साउथ कोरिया, इनसे हमारा टैरिफ ज़्यादा है, वो 15% पर हैं। लेकिन जितने भी बाकी के देश हैं एशिया में, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो हमारे आसपास हो, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी 19% पे है, बाकी सबसे भारत का टैरिफ कम होगा। यानी कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अदर इन दो तीन एलाइज को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज से भारत को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। अब उसमें दो चीज़ें जो अनकंफर्टेबल हैं, जिसको अभी एनालिसिस के तौर पे और जब एमईए की स्टेटमेंट आएगी तब हम इसको अच्छी तरीके से विश्लेषण कर पाएंगे। वो ये है कि उसने बोला, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मुझे नहीं लगता कि ये एकदम स्विच ऑफ होगा। जाहिर है कि क्या एग्रीमेंट हुआ होगा, ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि एमईए की स्टेटमेंट की वेट हमें करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हो चुका है कि उनके ट्वीट में और एक्चुअली में जो हुआ उसमें काफ़ी वेरिएशन हो गए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि भारत जितना भी अगर एग्री किया होगा तो इतना ही एग्री किया होगा कि ठीक है, हम वहाँ से हम ऑप्शंस देखेंगे। अब वेनेजुएला में भी प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी उनकी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर से, तो ऐसा लग रहा है उनकी एक्टिंग प्रेसिडेंट से, तो ऐसा लग रहा है कि जितना वेनेजुएला से हमारी भरपाई होगी और अगर हमें अच्छे रेट पे मिलता है तो उतना ही शायद रशिया से कम होगा। एकदम एक साथ तो मुझे नहीं लगता कि भारत मानेगा कि उसको जीरो कर देना चाहिए जी। तो ये मेरा जो इनिशियल रिएक्शंस हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ है और इससे काफ़ी हद तक मार्केट में भी आप देखेंगे कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मार्केट्स हमेशा तब गिरती हैं जब अनसर्टेनिटी होती है और एक बार हर कोई चीज़ सर्टन हो गई, सबको पता चल गया कि नहीं इतना ही अभी टैरिफ लगना है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल। और मैं अब रुक करती हूँ प्रोफेसर अमिताभ का। प्रोफेसर अमिताभ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने ट्वीट चेक कर रही थी जिसमें 11 दिसंबर 2025 में जब बातचीत हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया था, एट अ वेरी वार्म एंड इंगेजिंग कन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट ट्रंप। वहां पर प्रधानमंत्री ने डियर फ्रेंड शब्द का जिक्र एक बार भी नहीं किया। और इससे पहले भी हमने जब देखा कि जब टैरिफ वॉर शुरू हुआ तो जब बात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कभी भी डियर फ्रेंड नहीं लिखा गया।
कूटनीतिक स्तर पर इन चीजों का कितना प्रेशर बनता है? देखिए, कूटनीतिक चीजों पर जो बॉडी लैंग्वेज होती है, आप जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से आपकी एटीट्यूड रहता है इन जनरल विथ ईच अदर, वो बहुत मैटर करता है। और राष्ट्रपति ट्रंप में और प्रधानमंत्री मोदी में वो जो वॉर्म था हमने पहले देखा था, वो बीच में नहीं था, मैं फ्रैंकली एडमिट करूं। लेकिन अब पता नहीं, क्योंकि हमने देखा था पिछले 6 महीने से प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप कभी भी किसी एक मीटिंग में साथ नहीं जाते थे। और इसका मुझे भी ये लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो ट्रंप और का जो टैरिफ था उसको लेकर कोई स्थिरता नहीं बनी थी, इसलिए शायद वो मिलना भी नहीं चाहते थे। तो इस समय वो वार्मथ वापस लौटेगा, किस लेवल पे लौटेगा, क्योंकि भारत ने भी अपना नया रास्ता खोजने की शुरुआत कर दी थी। यूरोपियन यूनियन हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन के साथ हमने अच्छे संबंध किए थे। तो कुल मिला के हम अपनी जो फ्रेंडशिप थी या जो अपने ट्रेड रिलेशंस थे उनको भी पुख्ता किया था। और यही बात अमेरिका को खल रही होगी कि जिस तरह से हमने यूरोपियन यूनियन से डील किया, जिस तरह हमने चीन से दोस्ती वापस रिस्टोर करने की कोशिश की, और जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन भारत आए, ये 3 बहुत बड़े इंसिडेंट्स थे जो ट्रंप को भी लगने लगा। और ये प्रतीत होता है इस तरह कि हमें कहीं ना कहीं उस चीज पर जिसमें खटास आई थी, खासकर रूसी तेल को लेने के बात को लेकर, उसको लेकर हमने जो खाई उत्पन्न हुआ था उसको कम किया जाए। लेकिन 25% वाला जो एडिशनल टैरिफ था रूस से तेल खरीदने के लिए, वो उसको खत्म करने की बात अब तक सामने नहीं आई। एक राइडर भी इसमें है, वो भी मुझे लगता है आ जाएगा। अभी सिर्फ जो रेसिप्रोकल टैरिफ था, जिसको लिबरेशन डे टैरिफ कहते थे ट्रंप, 25% तो भारत के खिलाफ लगाया गया था, उसको 25 से 18 किया गया है। यानी फिलहाल जब तक घोषणाएं नहीं हो जाए वो 18%, मतलब 50 - 7%, 43% अभी भी टैरिफ है। लेकिन मुझे लग रहा है विदेश मंत्री जयशंकर इस समय अमेरिका में ही है, कुछ बात आगे बढ़ेगी। और कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल कई बार ये कह चुके थे कि हमारे तरफ से जो भी करना था, जो भी डील होनी थी, वो हो गया है। इसके आगे अब जो बॉल इज इन यूएस कोर्ट, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। और कई बार हमने ये भी देखा है कि ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आए हैं उनमें वो स्पेसिफिकली रेफर कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेके, या जो हमारा 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था उसको लेकर। भारत ने उस पर अपना बयान कभी नहीं बदला, हम उस पर अडिग रहे। जो तथ्य है वो तथ्य है, ट्रंप भी ये मान गए होंगे, तभी वो एक तरह से नए रूप से इन चीजों को देख रहे थे। और साथ में इसको पूरे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। अगर आप देखें कि जो ट्रंप को ग्रीनलैंड को लेकर जो यूरोपियन पावर्स ने उनका प्रतिकार किया और कहा कि ये संभव नहीं है, हम आपसे संबंध अच्छे नहीं रखेंगे अगर आपकी यही एटीट्यूड रही, कहीं ना कहीं वो भी असर डाला है ट्रंप के उस कॉन्फिडेंस में, जिसको हम कहते थे कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। तो कई चीजों को लेकर ट्रंप का ये डिसीजन है। और ट्रंप का ये कहना कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, कुछ हद तक ठीक है, हम खरीद भी रहे थे, लेकिन वेनेजुएला रूस को रिप्लेस नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा है, साथ में मैं अभी पढ़ रहा था, कि अमेरिका से भी हम तेल खरीदेंगे। अमेरिका से हमने LNG का डील कर ही लिया था, अब हम उनसे तेल भी खरीद सकते हैं। तो हमें मार्केट के हिसाब से जहां भी सस्ता हमारे देश के मार्केट के अनुरूप तेल मिलेगा हम खरीदेंगे। ये हमने रूस के साथ भी किया है, ये हम अमेरिका के साथ भी करेंगे। ईरान से हमने तेल खरीदना बंद कर दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी लिखा है कि वो हम नहीं खरीदेंगे। हम ईरान से तेल नहीं खरीद रहे थे, आज से नहीं, 2019 से जब से JCPO लागू हुआ था तब से हम नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉटम लाइन जो है, कि हमारे अमेरिका के साथ जो टैरिफ का गतिरोध था वो खत्म होता दिख रहा है, और जल्दी ही कोई बड़ी घोषणा भारत और अमेरिका करेंगे शायद। संजय भारद्वाज जी, ये भी चर्चा थी कि चीन अपने करेंसी को ग्लोबल स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और चीन खुलेआम कई दफा ये कह चुका है कि भारत और चीन को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। ट्रंप पर इसका भी एक असर पड़ा
क्या एक वजह इसे भी हम जोड़कर देख सकते हैं कि आज ये टैरिफ कम करना पड़ा ट्रंप को? देखिए, एक बहुत बड़ा एक फैक्टर जो पिछले लगभग कुछ वर्षों से चल रहा था कि भारत का जो बढ़ता हुआ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ में, तो भारत की जो विदेश नीति है वो बेसिकली बहुत कुछ हद तक अमेरिका से अलाइंड हो गई है। भारत की जो विदेश नीति है, तो मुझे लगता है कि ये जो डेवलपमेंट हुआ जिसमें 2-3 फैक्टर थे, खासकर पहलगाम इंसिडेंट और जिस तरीके से अमेरिका दावा कर रहा था, ट्रंप दावा कर रहा था भारत पाकिस्तान के बीच में, पहला मुद्दा। दूसरा, जो भारत का रशिया के साथ में खासकर जो एनर्जी ट्रेड का इशू था वो मुद्दा, और जो बढ़ते हुए चीन के साथ अभी संबंध, और जिस तरीके से हमने दोबारा से एक अच्छी ओपनिंग चीन के साथ की, तो ये बात रिफ्लेक्ट हो गया कि भारत की जो विदेश नीति है वो इंडिपेंडेंट विदेश नीति है और वो उसमें पूरा का पूरा अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रखा है। और ये बात ट्रंप को और अमेरिका को बहुत अच्छे तरीके से टाइम एंड अगेन ये बात समझा दी गई कि हम अपना जो एनर्जी ट्रेड है वो रूस के साथ कंटिन्यू रखेंगे, और चीन के साथ जिस तरीके का एक डिस्टेंस हो गया था डोकलाम, गलवान, और उसके बाद में वो बेसिकली हमने उसको दोबारा से एक न्यू बिगनिंग दिया। तो अमेरिका को ये बात समझ में आ गया कि भारत पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की तरह एक प्योटल स्टेट और यहाँ पे असीम मुनीर नहीं है। यहाँ पे भारत और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, विदेश मंत्री जयशंकर है, और इनका अपने बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट स्टैंड होता है, और ये बात अमेरिका को समझ में आया। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक फैक्टर था कि भारत की जो बढ़ती हुई एक अंडरस्टैंडिंग चीन के साथ में और पुतिन की भारत में विजिट, ये दोनों बहुत बड़ा एक मैसेज था अमेरिका को। जो एक जो फैक्टर ये भी आया कि जो अमेरिका का जो खासकर जब हमारा जो ईयू के साथ डील हुआ, जो एफटीए हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा। अच्छा, इसी में मैं एक और सवाल जरा जोड़ देती हूँ, इसके बाद स्थाना साहब मैं आऊंगी। जब आपका करेंसी की बात आई, देखिए कि मैं इसी में एक और सवाल जोड़ दूं जरा। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट को नोटिस करिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो नोटिस करिए, आप दोनों को कंपेयर करिए, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रेड डील का जिक्र है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट में कहीं पर भी ट्रेड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्योंकि जो ट्रंप का, देखिए अमेरिका का एक बहुत बड़ा पॉलिसी होता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। वो बेसिकली उन्होंने जो पहलगाम और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें भी उन्होंने ट्रेड को टैरिफ को एक तरीके से स्टिक के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया। भारत इस बात पे बिल्कुल भी डू नॉट एक्सेप्ट दीज आर्ग्यूमेंट्स कि वो कभी भी दबाव में आके नहीं करता। और इसीलिए ये बात बता भी दिया गया कि जैसे जिस तरीके से हमारा एफटीए ईयू के साथ में जब डेवलप हुआ तो इससे क्या मजबूत हो रहा है, पहली बात कि यूरो मजबूत हो रहा है डॉलर के मुकाबले, और दूसरा कि जिस तरीके से ब्रिक्स के बीच में एक जो पार्टनरशिप डेवलप हुआ है, तो निश्चित रूप से जो अल्टरनेटिव करेंसी का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, उसमें भी। और हमने तो जो व्यापार जो तेल खरीदा, आप वो देखिए कि हम उसमें डॉलर की बजाय हमने अपने रुपया में तेल खरीदा। तो ये बात अमेरिका को सीधा सीधा जो उसका एक ग्लोबल हेजेमोनिक जो टेंडेंसी है उसको भारत ने सीधा चैलेंज किया, और ये बात अमेरिका को समझ में आ गया। तो अच्छी बात है, वो वापस से उनको समझ में आया और अपनी भूल को सुधार करके अगर उस तरीके से कि हम टैरिफ भी कम करेंगे, हम रेसिप्रोकल टैरिफ है उसको भी हम 18% करेंगे, और आपको स्पेशल ट्रीटमेंट, अभी तो फाइनल एग्रीमेंट्स आया नहीं है कि तो उसमें डील्स हैं, लेकिन थोड़ा इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। संजय जी, थोड़ा सा और क्लैरिटी भारत की तरफ से दी जाएगी, इसका हम इंतजार करेंगे। अस्थाना साहब आपके पास आओ, लेकिन उससे पहले एक ही बात सर, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बार बार अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बातें कही गई कि हमने इसे रुकवाया है, सीज फायर हमारे कहने पर हुआ, भारत अनाउंस करे उससे पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया, लेकिन भारत ने भी अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर कर दी थी। यहां पर मैं एक और बात जोड़ना चाहती हूं, जिस तरीके से भारत ने बताया कि भाई कोई भी तीसरा देश हमारे बीच में नहीं आएगा, और शायद ये भी एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देने का काम किया। हाँ बिल्कुल, देखो एक समझना पड़ेगा प्रिया की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसको कह रहे थे कि उसने 8 देशों के युद्ध को रुकाया है। आप देखें वो कोसोवो, सेर्बिया से बात करते हैं,
कोंगो और रवांडा की बात करते हैं, अजरबैजान आर्मेनिया की, और उसके बाद आपका थाईलैंड और कंबोडिया की, और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ईरान इजराइल का लड़ाई, इजराइल हमास की, और वो भारत और पाकिस्तान की बात भी करते हैं। और भारत ने इसको नकारा किया और एक बार नहीं कई बार ये कहा कि ये जो लड़ाई भारत और पाकिस्तान की रुकी थी, पाकिस्तान के डीजीएमओ गिड़गिड़ाए थे भारत के डीजीएमओ से, और इसलिए ये लड़ाई रुकी, इसमें थर्ड पार्टी का मेडिएशन नहीं था। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। उस समय भारत दब के कुछ ना कुछ कर सकता था, मगर भारत अपना स्टैंड लिया। आपको ये होना चाहिए बोर्ड ऑफ पीस में भारत क्यों नहीं गया अभी तक, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस में भी अगर साइन करता है तो कल को आपका जो कश्मीर इशू है उसको भी ये ले सकते हैं बोर्ड ऑफ पीस में। तो ये हमें बहुत चौकन्ना रह के रहना। अब ये जो डील के बारे में बात करें, आपको ये समझना चाहिए कि जब कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ये वन साइडेड नहीं होता। हम जो बात कर रहे हैं कि ये होगा, आपको पता है कि अमेरिका को भी आपको देना पड़ेगा। आपको जो ट्रेड डेफिसिट है, जो आपने बताया कि 40 से 42 बिलियन डॉलर, उसको आपको कम करना पड़ेगा। उसको आपको हथियार खरीदने पड़ेंगे, आपसे एनर्जी वहां से लेनी पड़ेगी अमेरिका से। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको यह देखना पड़ेगा कि अब जो इकोनॉमिक की तरफ ज्यादा झुकाव था डोनाल्ड ट्रंप का, वो अब कहीं ना कहीं क्वाड की तरफ भी आएगा। क्वाड की मीटिंग थी दिसंबर में, मगर क्योंकि भारत और अमेरिका के रिलेशन अच्छे नहीं थे इस समय में, तो क्वाड की मीटिंग नहीं। मुझे लगता है आने वाले समय में क्वाड भी मीटिंग आएगी, क्योंकि इंडो पैसिफिक पे दबदबा बन रहा चीन का, और वो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बरखिलाफ है। हमें यह समझना चाहिए भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए, कोम कासा किया, लीबियो किया, बेका किया है, जीएसओएमआई किया है। तो मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, ये रिलेशनशिप दोबारा पटरी पे जाना बहुत जरूरी है, वो भारत के लिए भी अमेरिका के लिए। ये एक विन विन सिचुएशन है। ये समझना चाहिए कि जो नुकसान भारत को 6 महीने में हुआ, क्योंकि आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसमें काफी रुकावट आई है। आपको ऑल्टरनेट मार्केट इतनी जल्दी मिलते नहीं है। हमने जो यूरोप से ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसका आपको एक प्रकार से प्रभाव मिलेगा 1 साल के बाद, क्योंकि ईयू के जो 27 कंट्रीज हैं उनके पार्लियामेंट में वो अप्रूवल होगा, तब बात होगी। तो यह सच्चाई है कि इस जो डील अगर हो जाती है भारत और अमेरिका की, इससे जो एडवर्स इंपैक्ट था, जो 50% टैरिफ था, उसमें काफी कमी आएगी। और मुझे लगता है कि अमेरिका को भी फायदा होगा। अमेरिका को हम कहीं ना कहीं 0 टैरिफ की बात हो रही है, कुछ एक चीजों में वो अभी तक सर्टेनिटी नहीं है, और ये सच्चाई है। मैं 3 चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट डालूंगा इसके अंदर। अगर भारत और अमेरिका के रिलेशन दोबारा पटरी पर आते हैं तो एक स्टेबिलिटी का फैक्टर आएगा साउथ एशिया में। जो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव हो रहा था अमेरिका, उसमें कुछ रोक लगेगी। दूसरा यह होगा जो मार्केट में अनसर्टेनिटी आ गई थी, क्योंकि जब भारत एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और जो अमेरिका एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जब ये मिलते हैं तो आप देखेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर पूरे वर्ल्ड में आएगा। ये पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत ने कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई भी एक वो आप स्टेटमेंट पास नहीं की मोदी ने। ये एक मुझे लगता है बहुत ही कूटनीति की जीत है। हमने ये रखा कि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, पटरी पे आएंगे, और वो पटरी पे आए। और ये नहीं है कि अभी ये 18 जो 50% है उससे 18 हो जाएगा, क्योंकि 25% जो पेनल्टी वाला वो भी हटेगा, क्योंकि हम रूस से ऑयल लेना कम कर रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर्गेई गोर ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। सर्गेई गोर जो एक एम्बेसडर बन के आए हैं, वो बहुत नजदीक हैं डोनाल्ड ट्रंप के। उनके आने से हर चीज पटरी पर आ गई। जी अस्थाना साहब, लेकिन जिस तरीके से हाल ही के दिनों में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, भरोसा कितना किया जाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करने वाली बात है, तो जो कुछ भी हुआ उसके बाद में, और जो कुछ अभी हो रहा है वर्ल्ड में, उसके बाद में उनके ऊपर भरोसा करना तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई भी बहुत ज़्यादा भरोसा करेगा। और जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, और जो ट्रंप जो हर बार अपने गियर भी बदलते रहते हैं, स्टैंड भी बदलते रहते हैं, उस चीज़ के साथ तो डील करना पड़ेगा अगले जब तक वो कुर्सी पर हैं। इससे पहले मैं 2 चीज़ें क्लैरिफाई कर दूं, बार बार आपके व्यूअर्स को मैं एक बार दोबारा से बता दूं जी, कि मैं खुद सुनकर आया हूं। जो अमेरिका के राजदूत हैं उन्होंने साफ बताया है कि 25% जो रशियन ऑयल के लिए जो टैरिफ था वो टैरिफ नहीं होगा। और अभी मैंने अमेरिका से भी कुछ ही
कुछ सोर्सेज से कंफर्म किया है, उन्होंने भी यही खबर की है कि वो 25% टैरिफ हट जाएगा। सो इसका मतलब है कि मैं दोबारा बोलता हूं कि 50% जो है वो 18% हो जाएगा इसके बाद में, जब ये अरेंजमेंट पूरा आ जाता है। हालांकि हमें वेट करनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारा क्या जवाब देता है इसके बारे में, और इस टैरिफ के बारे में क्या क्लैरिफिकेशन आती है। दूसरी चीज़ मैं और बताता हूं कि दो पर्सनैलिटीज़ के बारे में अभी मैंने देखा, जहां तक जितनी भी डिबेट थी उसमें पर्सनैलिटीज़ के बारे में ज़्यादा बात हो रही है। आप दो चीज़ का ध्यान कीजिए कि जहां तक सामरिक रिक्वायरमेंट है उसमें भारत और अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो सेम हैं, और उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं हुई। जितनी 1 साल में जो टैरिफ वॉर हुआ है, इसके बीच में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग अमेरिका भारत के साथ करता था उसमें कमी नहीं आई, और यह भी एक बड़ी बात है क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ था। तो हालांकि संबंध उखड़े हुए थे, लेकिन जो वर्किंग लेवल पर जो संबंध हमारे चल रहे थे उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। जो बाकी की जो प्रोग्रेस चल रही थी, चाहे वो एक्सरसाइजेज हो चाहे वो बाकी चीज़ें हों, वो भी उसी मुताबिक चल रही थी। अब जहाँ तक बाकी चीज़ों का सवाल है कि आगे क्या होगा, आगे तो देखना पड़ेगा जो फाइन प्रिंट इसका निकलेगा, पहली बात। दूसरी चीज़, कई चीज़ें जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है वो मेरे विचार से काफ़ी ज़्यादा वो जोश जोश में कई चीज़ें बोल जाते हैं, लेकिन उस जोश जोश को अगर हम ठीक से उसका विश्लेषण करें तो उस विश्लेषण में साफ नजर आता है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जीरो तो नहीं होगा रशियन ऑयल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट ये है कि हाँ, जरूर हमने ये अपने भारत ने भी एक कुछ इस तरह से ये जाहिर किया होगा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अमेरिकी ऑयल खरीदने में, प्रोवाइडेड वो हमारे रेट के मुताबिक ठीक मिले, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वेनेजुएला ऑयल खरीदने में। और वेनेजुएला ऑयल एज इट इज़ वो बेचना चाह रहे हैं अभी। जहां तक ईरान के ऑयल का सवाल है वो हम पहले भी बंद कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उधर कोई चेंज है। और कई लोग ये भी बोलना चाह रहे थे, मैंने देखा था कई और डिबेट्स में, कि नहीं पहले भी तो हम रशिया से ज़ीरो ऑयल ले रहे थे। नहीं, पहले में और अभी में काफ़ी फ़र्क है। मुझे नहीं लगता कि भारत जो है अमेरिका के साथ संबंध बनाने के लिए रशिया के संबंध को जो है ताक पे रख देगा, ऐसा नहीं होगा। भारत और रूस के संबंध जो हैं वो परमानेंट स्टेबल संबंध रहे हैं काफ़ी हद तक और काफ़ी समय तक, और उसमें कभी भी झुकाव नहीं आया है, कभी भी कमी नहीं आई है। भारत और अमेरिका के संबंध ऊपर नीचे होते रहे हैं, लेकिन भारत और रूस के संबंध कभी खराब नहीं हुए हैं। तो हमें किसी भी हालत में ये नहीं समझना चाहिए कि भारत रूस के साथ संबंध खराब करके अमेरिका के साथ संबंध जोड़ेगा, या भारत अमेरिका की तरफ इतना झुकाव दिखा देगा कि रूस के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करें संबंधों में। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अच्छा अस्थाना साहब, मैं इसी से जुड़ा एक और सवाल पूछती हूँ। जब भी जरूरत पड़ी है तो अगर मैं अमेरिका से रशिया को जोड़कर देखूं तो भारत किस पर ज्यादा भरोसा करता रहा है? रशिया पे। तो इसीलिए भारत इसे कैसे बैलेंस करेगा? भारत पहले भी बैलेंस किया था। पहले भी अगर आप याद करें तो हमें इकोनॉमिकली रशियन ऑयल सूट नहीं कर रहा था पहले। अभी जब हमें अच्छा डिस्काउंट मिला उसके बाद हमें सूट करना शुरू हुआ। उससे पहले रशियन ऑयल सिर्फ 2% आता था भारत में, और संबंध हमारे बराबर थे, संबंध उनसे साथ अच्छे थे, और रशिया यूक्रेन वॉर तो कब से चल रही है। तो ऐसा नहीं है, भारत पहले भी स्ट्रैटेजी, इसीलिए तो बोलते हैं कि भारत की ये सब, इन सब में भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की जो पॉलिसी है वो उसकी जीत है, और उस पॉलिसी पर हम रहे, अडिग रहे, और मुझे लगता है कि उसी पॉलिसी से पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हमारी लोग इज्जत करते हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अभी कुछ ही दिन पहले मैं डिबेट में था तो एक अमेरिकन लॉ मेकर थे, और उन्होंने सीधा ये बोला कि सबसे पहले कि भाई आप ये मत समझें कि मैं इंडियन चैनल पे बोल रहा हूं इसलिए मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं, लेकिन उन्होंने चैनल पे साफ कहा कि अगर इस वर्ल्ड में किसी ने प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने एक मजबूती से कोई खड़ा हुआ है तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। और इसीलिए उन्होंने जितनी बातचीत हुई, काफ़ी चीज़ें हुई, लेकिन भारत ने कितनी मैच्योरिटी से इस पूरी सिचुएशन को डील किया है। एक भी अपशब्द नहीं कहा उनके सामने, उनके खिलाफ, बल्कि उनके खिलाफ क्या, हमने मुइज़ो के खिलाफ मालदीव्स के कभी अपशब्द नहीं कहा, हमने बांग्लादेश में कभी अपशब्द नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत मैच्योर डिप्लोमेसी भारत की रही है, और उसी का नतीजा है कि भारत की जो फुटप्रिंट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में देखे जा रहे हैं। बिल्कुल।
प्रोफेसर अमिताभ, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट भी करिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर यहां तक ये कह दिया कि एक नया अलायंस, एक नया मंच बनाने की जरूरत है जहां पर भारत भी होगा, हम भी होंगे और जो भीड़ है वो नहीं होगी। प्रोफेसर अमिताभ, डोनाल्ड ट्रंप, जी, डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेटमेंट कब दे, कहां दे और उसका कितना रेलेवेंस हो, इस समय मुझे नहीं लगता है अच्छा होगा वो डिस्कस करना, क्योंकि उसके पहले भी वो G2 की बात कर चुके हैं, चाइना और यूएसए की, तो वो भी एक मंच उन्होंने अपने आप बना लिया है। तो ये मंच का स्वरूप क्या होगा, कैसे होगा, ये बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर है इस डील से कि अब पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो तो उनको लग रहा था कि अब हम अमेरिका से क्लोज हो गए, इंडिया के एक्सपेंस पे हम अमेरिका से क्लोज हुए हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि टैरिफ जो हेडलाइन टैरिफ है वो तो उनसे 1% कम ही है, लेकिन उनके क्रिप्टो करेंसी के डील, स्टीव विटकॉफ के बेटे का वहां आना, ये सारी चीजें थोड़ा इस समय पाकिस्तान को नागवार गुजरेगी। बोर्ड ऑफ पीस में वो आ गए हैं, भारत भी बोर्ड ऑफ पीस से का मेंबर नहीं बना है, अब तक उन्होंने ओपनली नहीं किया है। क्या वो इस डील का भी पार्ट है कि क्या हम बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बनेंगे? क्या अभी तक जो अमेरिका कहता आ रहा था भारत के कॉन्टेक्स्ट में उस डील को लेकर कि हम उनसे जो भी अब तक शर्तें रखी गई हैं उसमें एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें आई हैं कि नहीं, उसका कैसे रिएक्शन मार्केट करती है, लोग करते हैं, तो ये सब चीज बहुत ओपन एंडेड है। लेकिन एक चीज है कि हमने महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए बड़ी शांति से नॉन वायलेंट, वर्बली नॉन वायलेंट तरीके से भी हमने उसका प्रतिकार किया है, जिसका आज ये सबूत है कि लगभग 6-7 महीने से ये पूरा ड्रामा चल रहा है। उसमें हमको फाइनली अपने रास्ते पर, अपनी पटरी पर भारत अमेरिका के ट्रेड संबंधों को लाने का मौका मिला है। हमको सबका उसका स्वागत करना चाहिए। और ट्रंप साहब, हम सब जानते हैं कब कहां क्या बोल देंगे और उसका क्या असर पड़ता है। ग्रीनलैंड उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पूरा यूरोप ने उनके अगेंस्ट खड़े होने की कोशिश की और सफल भी रहे। उसी तरह भारत अमेरिका के सामने बिना कुछ बोले हुए, बिना बहुत बड़ी बड़ी बातें किए हुए हम उनके सामने खड़े रहे, हम अडिग रहे। उसका ही नतीजा है कि हमें ये चीज मिली है जो आज मिली है। दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अमेरिका और भारत के संबंध देखिए, पिछले 25 साल से हम दोनों देशों ने बहुत मेहनत की थी। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही इनके साथ दोस्ती कर ली थी जिस तरह पाकिस्तान ने शायद अभी किया हुआ है। हमने उनके साथ बहुत डेलिबरेट वे में उसको आगे बढ़ाया है और उसी का खामियाजा जो है इस समय अब जो एक तरह से कहें उसका फॉल आउट पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है। और पाकिस्तान इस समय भारत के प्रति उसका क्या रूप होगा या अमेरिका पाकिस्तान को किस तरह तरजीह देगा, वो भी देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आने वाले समय में ये जो इक्वेशन है जो पाकिस्तान के खिलाफ ट्रंप साहब ने भारत को खड़ा किया था, वो कहते थे कि पाकिस्तान में इतना तेल है कि आगे चल के हम पाकिस्तान तेल बेचेगा भारत को। तो वो सारी चीजों पर वो कैसे, वहां तो क्रिटिकल मिनरल भी थे। अभी तो जयशंकर साहब क्रिटिकल मिनरल वाली मीटिंग में गए हैं, पाकिस्तान तो इन्वाइट नहीं किया गया है। तो वो सारी चीजें क्या है, क्योंकि वन अगेंस्ट द अदर वो कर रहे थे। उसमें पार्टली पाकिस्तान को लीड मिली वो नैरेटिव वॉर में, जिस तरह उन्होंने वॉर की एक नैरेटिव बनाई थी, उसी तरह क्या एक नई कोई नैरेटिव छेड़ने जाएगा पाकिस्तान इस कॉन्टेक्स्ट में, वो भी देखना होगा। बिल्कुल तो प्रोफेसर अमिताभ, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को पूरी टाइमलाइन बता देते हैं। टैरिफ वॉर की टाइमलाइन क्या रही। 2 अप्रैल 2025 ट्रंप ने 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया था भारत के ऊपर। जून 2025 स्टील, एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ लगा दिया गया। इसके बाद आता है 7 अगस्त 2025 का दिन, जब भारत पर स्पेशल 25% का एक विशेष टैरिफ लगाया गया। 27 अगस्त 2025 फिर से 25% का स्पेशल टैरिफ यहां पर बढ़ाया गया और ये कहा गया कि भारत रशिया से तेल ले रहा है और इसी वजह से ये अतिरिक्त टैरिफ भारत के ऊपर लगाया जा रहा है। संजय जी, जिस तरीके से लगातार टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाता जा रहा था और भारत के ऊपर
प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले पूर्णिमा नाथ का रुख कर लेते हैं। पूर्णिमा भी हमारे साथ अमेरिका से जुड़ चुके हैं। पूर्णिमा, क्या वजह रही है डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसीजन लिया? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहले तो मैं ये कहूंगी कि ईयू डील जो किया है इंडिया के साथ, डोनाल्ड ट्रंप और फैक्शन में बहुत हलचल मच गई है। सो ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, सबसे पावरफुल कंट्री और सबसे पावरफुल पोजीशन और डेड इकोनॉमी कहा है कभी, उसके साथ डील करने के लिए इतना तड़प रहे। और जो शख्स यहाँ पे आके लिटरली 50,000 इंडियन के सामने उन्होंने कभी ऐसे इतना बड़ा कोई स्टेडियम में इतने पॉलिटिकल रैली इतनी बड़ी हुई नहीं है, जहाँ पे बैठ के हम फ्रंट सीट में बैठ के दोनों लीडर को हम लोग अपनाए, उनको सपोर्ट किए, उनको वोट किए, उनको कैंपेन किए, उनको इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा करने के लिए हम लोग इतने काम किए। आज वो जाके वहां पे पहुंच चुका है जो इंडियन अमेरिकन को कंप्लीटली लॉस्ट। अब वो सर्जियो गोर और यूएस एम्बेसी की जो पोस्ट आती है आपकी सोशल मीडिया में, वहां पे जाके कमेंट्स देख लीजिए इंडियंस की, वो कितने नाराज है अमेरिका से, कितने नाराज है डोनाल्ड ट्रंप से, जबकि वहां पे पूजा करा जाता था डोनाल्ड ट्रंप की एक समय पे। तो अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये दिखाया गया है कि अमेरिका जो पॉलिटिक्स है और जो पॉलिटिक्स है, इट हैजंट चेंज्ड। जो हेजेमनी है हो या इंपेरियलिस्टिक एजेंडा हो, इट हैजंट चेंज्ड अ बिट। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप ने मुखौटा खोल दिया उसका, देयर इज नो मास्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड दिस इज व्हाट हैज बीन डिस्क्लोज टू द वर्ल्ड। आज नरेंद्र मोदी उनके साथ डील भी करेंगे। आई एम श्योर इंडिया इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस। आज अच्छा बोल रहे, कल जाके उनका मूड खराब हो जाए, कुछ और बोल देंगे। उनके जो कैबिनेट है, उन्होंने सिर्फ डेड इकोनॉमी नहीं कहा, उन्होंने महाराजा तारिफ के बारे में बोला था। उन्होंने लिटरली बोला था कि हावर्ड लुटनिक, उनको तो मैं लुटनिक नहीं बोलती, उनको लुट लिख नट बोलती हूँ। वो लिटरली जाके बोला था इंडिया इज गोइंग टू से सॉरी एंड कम टू द टेबल। एंड आज मुझे बताइए, आज कहाँ पे है वो लोग? उनका कोई शर्म है कि नहीं अमेरिका की? आज अगर ट्रेड डील में अगर आपने हमारे बारे में नहीं सोचा है तो आपको एक बता देती हूँ। आपके शोर में बैठने से पहले मैंने एक फ्लायर देखा है, फ्रिस्को टेक्सास में एक बात हो रही है काउंसिल की, जहां पे लोगों को बुलाया जाता है, आप आके बात करिए, इंडिया इज टेकिंग ओवर यूनाइटेड स्टेट्स। हमारा पॉपुलेशन 1.1% है यहाँ पे, हम अमेरिका को टेक ओवर कर रहे हैं। उनको क्या जलन क्यों हो रही है हमारे से? हमें स्मेली कहा जाता है, हमें फ्रॉडस्टर्स, स्कैम्स और हमें तरह तरह के नाम बोला जाता है। हमें बोला जाता है कि हम लोग अमेरिकन बन ही नहीं सकते क्योंकि हम हिंदू हैं, क्योंकि हम इंडिया से हैं, हम अमेरिकन नहीं है। ऐसे अगर सिचुएशन है, आप क्या ट्रेड डील कर लोगे हमारे साथ? आप कितने लोगों को यहाँ पे भेजा जाओगे? आपको मारा जाएगा सीधा सीधा। मैं तो ये कह रही हूँ, हमें यहाँ पे घर से निकाल के हमें शूट करा जाएगा बिकॉज दे थिंक वी आर नॉट अमेरिकन। And this is where we are. So आप ट्रेड डील कर लीजिए। पूर्णिमा, और यही वजह है जो बातें आप अभी कह रही थी कि ट्रंप का जब मूड खराब होता है अगले दिन वो क्या कह देंगे ये कोई नहीं जानता, और इसीलिए शायद भारत की तरफ से ट्रेड को लेकर अभी तक कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। मैं फिर से जोर दे रही हूं, ऑफिशियली भारत सरकार की तरफ से ट्रेड को लेकर कोई भी बात अभी तक नहीं कही गई। संजय जी अपनी बात पूरी करें। जिस तरीके से लगातार ट्रेड टैरिफ बढ़ाते गए, 25%, फिर 25% का स्पेशल टैरिफ बढ़ा दिया क्योंकि भारत रूस से तेल ले रहा है, लेकिन भारत झुका नहीं यहां पर भी। देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि भारत और अमेरिका के बीच में जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और एक क्लोजनेस आई, पिछले आप ये देखिए कि क्लिंटन जब आए थे 2000 में, उसके बाद से आप मान के चलिए तब से, और उसमें उसकी वजह से, और खासकर 2005 में हमने एक सिविल न्यूक्लियर डील हुआ जो 8 में फाइनल हुआ, चाइना को इससे बहुत प्रॉब्लम हुआ। लेकिन निश्चित रूप से हमको हमारा जो एक अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और हमने जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स किए अमेरिका के साथ, वो हमको वो काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गए। हमने एक कॉमन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को भी डेवलप किया और उसमें उसके तहत क्वाड को भी आगे बढ़ाया। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका का एक अनसर्टेन पॉलिसी रहा 3-4 मुद्दों को लेके, एक तो टैरिफ की बात आई,
जहां पे उन्होंने 25% किया और फिर रशियन ऑयल से जोड़ के आपको 50% कर दिया, जो नॉन रेसिप्रोकल, वो एक तरीके से और कोहर्सिव एक डिप्लोमेसी की कैटेगरी में आप रखा जा सकते हैं कि आप हमारे को स्टिक के रूप में आप डील करने का, और वो एक इरिटेशन का पहला पॉइंट हुआ। दूसरा इरिटेशन का पॉइंट हुआ जो पहलगाम और जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जिस तरीके से उन्होंने थर्ड पार्टी का एक रोल अदा करने का कोशिश किया, वो हमने एक्सेप्ट नहीं किया और इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में इरिटेशन हुआ। तीसरा कि चूंकि ये इरिटेशन बढ़ रहा था तो अमेरिका को कहीं लगा कि ये जो बढ़ता हुआ इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था क्वाड, वो कहीं धुंधला होता जा रहा है, वो अंधकार की तरफ बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि वो भी एक फैक्टर हुआ कि अमेरिका को दोबारा से सोचने का। और चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है मुझे लगता है भारत के संदर्भ में, कि जो अमेरिका की दक्षिणी एशिया में जो अनसर्टेन पॉलिसीज है, खासकर जो पाकिस्तान के साथ और जिस तरीके से असीम मुनीर के साथ कॉफी पी रहे हैं और एक तरीके से भारत को बैलेंस करने का कोशिश किया जा रहा था और जो स्टेटमेंट आ रहे थे। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा पक्ष रहा वो बांग्लादेश में जो जिस तरीके से जो कट्टरपंथी और जमाते इस्लाम के साथ को एंडोर्स कर रहा है अमेरिकन, और एक तरीके का एक नेक्सस डेवलप किया जा रहा है। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, वो भी भारत उसके प्रति भी चिंतित है कि अमेरिका का जो ये अनसर्टेन और जो डामाडोल जो एक नीति है दक्षिणी एशिया में, ये पहले जो एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ, बाइडेन तक हुआ, बाइडेन के लास्ट मोमेंट में ये प्रॉब्लमेटिक हो गया। वो उस नीति से हटके अमेरिका जिस तरीके से दक्षिणी एशिया को देखने लगा, वो भारत को अमेरिका के प्रति कॉन्शियस कर दिया। और यही फैक्टर था कि अमेरिका ने दोबारा से एक अच्छा पार्टनरशिप चाइना के साथ डेवलप कोशिश किया, पुतिन को इनवाइट किया, हमने अपना एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को रखा। और मुझे लगता है कि अमेरिका को अपनी पॉलिसी को दक्षिण एशिया या टैरिफ या आप ये कहिए कि ऑयल और एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में रिव्यू करना पड़ा, और उसी के रिजल्ट परिणाम आने लगे हैं। पहला परिणाम कि उन्होंने इंडिकेट किया कि हम टैरिफ को 18% कर देंगे, नॉन रेसिप्रोकल टैरिफ को घटा बिल्कुल उसे रिड्यूस कर दिया गया, 18% कर दिया गया, ये ट्रंप की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया। एक ऐसी बात साहब, जब ऑपरेशन सिंदूर पर मैं एक बार फिर से लेकर जाती हूं, उसके बाद लगातार हमने देखा आसिम मुनीर कहां जा रहे थे, यूएस जा रहे थे, मुलाकात किससे कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप उनसे मुलाकात कर रहे थे, और वहां पर भी एक साइकोलॉजिकल वॉर जैसी सिचुएशन बनी, लेकिन वहां पर भी भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, देखो एक बात तो माननी पड़ेगी प्रिया कि डोनाल्ड ट्रंप की एक ही प्रेडिक्टेबिलिटी है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, और जिस प्रकार से उन्होंने बिहेवियर भारत के साथ दिखाया था, कोई नेचुरल अलाई के साथ दिखाता नहीं। जो 50% टैरिफ लगाया उन्होंने भारत पे, वो एक देश अलग ब्राजील के अलावा और कोई नहीं। तो ये मानना पड़ेगा कि ये सोचना कि आप डिपेंड कर सकते हो डोनाल्ड ट्रंप पे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से ये आपके 8-9 महीने बीते हैं वो दिखलाते हैं कि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करते प्रिया, ये सच्चाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बदलाव हुआ, इसमें कोई शक नहीं, 4 दिन में भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। मगर उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट हुआ, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप इसमें जंप मार के बोलने लगे कि जो लड़ाई थी भारत और पाकिस्तान की वो उन्होंने ही बंद कराई, और फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन में काफी नरमी आई। वो बात होने लगी कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी का जो बिजनेस है जो कि ट्रंप की फैमिली करती है, वो भी पाकिस्तान कराएगा। क्रिटिकल मिनरल बलूचिस्तान में वो पाकिस्तान अमेरिका को आने देगा। पासनी आइलैंड है वो जो उसको भी वो लीज पे दे देगा। कहीं ना कहीं बेसिस भी देने की बात थी अगर अमेरिका को ईरान पे जाने की जरूरत पड़ती है। तो ओवरऑल पूरा सिनेरियो चेंज होगा। जो रिलेशन भारत के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर था 25 साल जो हुए थे 2000 से लेके 2025-26 तक, वो ऑलमोस्ट ऐसा लगने लगा कि हमारे रिलेशन में काफी खटास आई। और क्यों इसको बात करें, आप ये देखें, ये जो चाहे रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट आए, हमारे रिलेशनशिप बढ़ते चले गए। आपने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए। अमेरिका ने नेटो कंट्री से भी 4 एग्रीमेंट नहीं किए। GSOMI जो जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, कोम कासा कम्युनिकेशन
कंपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, उसके बाद लीमियो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, उसके बाद आपका बेका जो उसकी पिछली ट्रंप 1.0 में किया था, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये ले बैन में मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों को, इसका मतलब क्या है कि आप रियल टाइम इंटेलिजेंस है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है और एक दूसरे के पोर्ट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप इतने आगे पहुंच गए, आपकी न्यूक्लियर सिविल डील होगी और एकदम आप 50% टैरिफ लगा देते हो उसी देश पे जो आपका हिस्सा है क्वाड का। आपका सबको पता है अमेरिका का सबसे बड़ा एडवर्सरी है वो चाइना है, और वो चाइना जो है इंडो पैसिफिक में मनमानी कर रहा है, क्योंकि अगर आपको फ्रीडम ऑफ नेगोशिएशन चाहिए, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर चाहिए और मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग आइलैंड नेशन, तो भारत जरूरत बहुत है अमेरिका को आपका जो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी दुख की बात है, ये जो कुछ एक समय में इसका पाकिस्तान ने फायदा उठाया, भारत के माध्यम से कुछ ना कुछ हमारे रिलेशन में खटास आई। अब देर आए दुरुस्त आए, ये डील अच्छी होगी, मगर इसके फाइनल प्रिंट आप देखेंगे तो पता चलेगा अमेरिका को क्या फायदा हुआ। जैसे कहीं मैं पढ़ रहा हूं $500 बिलियन कि वो बात करें एनर्जी वगैरह में भी हम इन्वेस्ट करेंगे, कोल के अंदर भी, उसके बाद आप जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, क्योंकि भारत बार बार कह रहा था एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स हम नहीं खोलेंगे क्योंकि ये हमारे जो फार्मर्स हैं जो कि जिनकी इनकम ज्यादा नहीं है उनको नुकसान होगा। हमें देखना पड़ेगा कि ये फाइनल प्रिंट क्या है, मगर फिर भी मैं ये कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिलेशन अच्छा होना पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए और स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिया अस्थाना साहब, अगर हम देखें मैं अपना सवाल भी ऐड कर देती हूँ, अगर हम देखें तो भारत इकलौती ऐसी कंट्री नजर आती है पूरे वर्ल्ड में, दुनिया चाहती है भारत उसके साथ खड़ा रहे, दुनिया चाहती है कि भारत को लेकर चले। बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा डील मास्टर हूं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इस पूरे दौरान लास्ट 1 साल में उनकी 2 बड़ी डील और 4-5 छोटी डील साइन हुई हैं और साइन नहीं हुई हैं। इसी बीच भारत ने 100 डील साइन करी हैं, जिसमें 8 जो हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड में अभी सबको पता है कि असली डील कौन कर रहा है। और एक बार तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने मुंह से बोला था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ मच टफर नेगोशिएटर देन मी। ऐसा भी मुझे ये स्टेटमेंट याद भी आ रहा है। बिल्कुल, एक बार वो बोल चुके हैं ये। तो उस हालत में इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें भारत ने जो अच्छा सख्त रुख अपनाया उसका एक फायदा भारत को मिला है। और ये भी नहीं है कि हर चीज एकदम सही हो जाएगी। जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जितने भी अभी जो रूल बेस्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं, तो उन्होंने जो वेनेजुएला में किया वो रूल बेस्ड ऑर्डर तो कहीं भी नहीं है। उसी मुताबिक बाकी जो ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन की भी उन्होंने कुछ एग्जांपल दे दिए। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज ये डील साइन हो गई तो अमेरिका और ओवरनाइट बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हमें अपने इंटरेस्ट में देखना पड़ेगा। हमारे इंटरेस्ट में ये है कि अगर ये ट्रेड जो टैरिफ्स हैं ये कम होते हैं तो उससे हमें फायदा होता है। अगर हमारा एनर्जी जो बास्केट है, यानी कि जहां जहां से हम एनर्जी खरीदते हैं, अगर उसमें कई ज्यादा और देश जुड़ जाते हैं उससे हमें फायदा होता है। हमारी डिपेंडेंसी किसी एक सोर्स के ऊपर कम हो जाती है। तो ये सब चीजें हमें सूट कर रही हैं। और जहां तक $500 बिलियन का जो वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इंडिया खरीदेगा, तो अभी ये नहीं अनाउंस किया कितने साल में $500 बिलियन खरीदेगा, क्योंकि इतना तो ट्रेड ही नहीं है हमारा। तो मुझे लगता है कि वो जो है धीरे धीरे जब ये टैरिफ सेटल हो जाएगा तो शायद भारत की खरीद भी बढ़ेगी। और भारत भी इस चीज का कॉन्शियस है कि ट्रेड इम्बैलेंस तो है भारत और अमेरिका के बीच में, और जाहिर है कि भारत भी कुछ ना कुछ सामान उनसे खरीदना चाहेगा। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को बैलेंस करने में अभी वक्त लगेगा। तो ये अभी तो एक मेरे विचार से जो एक टेंशन का माहौल था, और इस टेंशन के माहौल में अनसर्टेनिटी के माहौल में जो मार्केट्स डाउन जा रही थी, जो इन्वेस्टमेंट्स कम हो रहे थे, उसमें मेरे विचार से थोड़ा सा फायदा एकदम होगा। अदरवाइज भारत ने तो अपनी कोशिश ऑलरेडी कर ली थी, ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढना शुरू कर दिया था, और बाकी जगह भी हमारे एक्सपोर्ट्स, बल्कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया पिछले 6 महीने में, उसमें हमारे लास्ट क्वार्टर में तो हमारे एक्सपोर्ट भी और ज्यादा बढ़ गए थे। तो ये भी एक रिजल्ट है जो जिसने अमरीकियों को थोड़ा सा
सॉफ्ट किया होगा कि हमारे ट्रेड से नुकसान ज़्यादा हमें हो रहा है, और उनसे भी पूछा गया सवाल उनकी कांग्रेस में कि भाई पेमेंट कौन करेगा, तो जो उनके जो कंसर्न्ड सेक्रेटरी हैं वो इधर उधर की बातें कर रहे थे, तो बोल रहे थे पेमेंट तो अमेरिकन ही करेंगे। तो ये कांग्रेस ने भी उनको अच्छी झाड़ लगाई थी कि क्योंकि फाइनल जो फुटप्रिंट में ये माना गया, फाइनल जब विश्लेषण हुआ कि इस टैरिफ का मैक्सिमम पैसा तो अमेरिकन ही दे रहे थे, मुश्किल से 4 या 5% जो है वो लोड एक्सपोर्टर्स के ऊपर जा रहा था। बिल्कुल। तो उससे काफी नुकसान हुआ है अमेरिका को जी। तो जाहिर है कि दोनों ही के हक में है ये डील और विन विन सिचुएशन। बिल्कुल। पूर्णिमा नाथ, लगातार ट्रंप के करीबी, ट्रंप के आसपास के लोग जो उनके साथ काम करते हैं, वो लोग बार बार ये ट्रंप को समझा रहे थे कि भारत के साथ इतना पंगा लेना भी ठीक नहीं है, टैरिफ इतना भी ज्यादा लगा देना ठीक नहीं है। और आज शायद उसी काम ने ये अल्टीमेट नतीजा देखा कि आखिरकार ये ट्रंप को भी समझ आया कि भारत से इतना पंगा लेना भी ठीक नहीं है। नहीं, मैं तो ये नहीं कहूंगी कि उनको समझ आया है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म है और कभी भी पलट सकता है। और आपको, मुझे लगता है कि इंडिया इज ए मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। मोदी ने जो दिखाया कुछ दिन, जो ये रोलर कोस्टर सिचुएशन में, उन्होंने बहुत मेजर्ड अप्रोच लिया है। और आज की जो स्टेटमेंट डाला है उसमें भी इन जनरल ट्रेड के बारे में कुछ नहीं बोला, बट ओवरऑल उन्होंने रोल के बारे में बोला। प्रेसिडेंट ट्रंप की रोल, ये नहीं कह रहे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ही सब कुछ है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के रोल इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस। लेकिन ये भी क्लियर हो जाता है, आज अगर दुनिया में कोई पीस ला सकते हैं, वो सिर्फ इंडियन सिविलाइजेशन ला सकती है, इंडिक सिविलाइजेशन ला सकती है और हिंदूज ला सकती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, आपने सुना होगा, अमेरिका बार बार कहता रहता है कि अमेरिका इज बैक और पीस थ्रू स्ट्रेंथ। अमेरिका इज बैक फॉर व्हाट? To bomb other countries, to kidnap other countries, to threaten other countries on tariff and sanctions and all. और peace through strength क्या है? उनका peace is a propaganda tool. It's not actually the goal nor the process. और अमेरिका, अगर इंडिया की हम फाउंडेशन देखेंगे और हिंदूज का फाउंडेशन हम लोग देखेंगे, पीस रूटेड इन स्ट्रेंथ, मीनिंग आपका प्रोसेस भी पीस है, आपका गोल भी पीस है। इसका मतलब नहीं है बाकी लोग आपके साथ अलाइंड होंगे। तो अब अगर आज टुडे मोदी जी जाके बोलते कि इट्स नॉट ए एरा ऑफ वॉर, और ना चाहते हुए भी आपको वॉर फाइट करना पड़ेगा। और दुनिया में जहां जहां पे वॉर हो रहा है, इंडिया का कोई रोल नहीं है वहां पे। लिटरली जाके पीस के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आपको वहां पे पहुंचना पड़ेगा और आपकी जो एजेंडा, आपकी जो सिविलाइजेशनल वैल्यू है, वो आपको बात करनी पड़ेगी। ऑन टॉप ऑफ इट हमारी जो सिचुएशन है यहाँ पे, इसके बारे में भी आपको ट्रेड में बात करना पड़ेगा, नहीं तो हमें चुन चुन के निकाल के मारा जाएगा और उसके बाद नहीं कहना कि हमने वार्निंग नहीं दिया था आपको। बिल्कुल पूर्णिमा, लगातार ये टैरिफ की धमकियों के साथ ही ट्रंप को शायद ये लग रहा था कि वो जीत रहे हैं। मैं एक बार फिर से प्रोफेसर अमिताभ का रुख करूंगी। प्रोफेसर अमिताभ, मुझे ये मागा और मेगा की याद आई। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, और ये कहा भी था कि सबसे पहले हम वही स्टेप्स उठाएंगे जिसमें हमारे देश का, भारत का हित है। और आज जब भारत का हित समझ आया, इसीलिए शायद ये बात बन भी पाई है। नहीं, एक तो था कि हमने जो प्रीवियस स्टैंड था उससे जरा सा भी अपने आप को पीछे नहीं खींचा है। और आपने मागा मेगा की बात की, मुझे टैको याद आया, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, ये उसका भी है। लेकिन हाउ लॉन्ग कैन ही बी चिकनिंग आउट, ये भी देखना होगा। क्योंकि अभी आप ये समझ लीजिए ना, ट्रम्प के जितने दोस्त थे धीरे धीरे सारों ने साथ छोड़ दिया। हम भी चाइना से मिल गया, चाइना भी हमसे मिल गया। कियर स्टारमर जो कहते थे कि हम कभी चीन नहीं जाएंगे, वो 8 साल बाद, या इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं जाएंगे, 8 साल बाद वो वहां से घूम के आए। मैक्रोन साहब ट्रंप के आने के बाद एक बार हो आए हैं, मर्ज साहब हो आए हैं। तो ये जितने लोग हैं वो सारा चीन का रुख कर रहे हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि जिस तरह से उन्होंने पॉलिसीज बनाई है उसका खामियाजा अमेरिकन को भी भुगतना पड़ सकता है। और जिस तरह के ट्रेड इम्बैलेंस पूरे दुनिया में उन्होंने कर दिया है, एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी कर दी है, वो कोई भी देश, कोई भी संप्रभुता संपन्न देश बहुत दिनों तक उस पर अडिग नहीं रह सकता है। यानी कहीं ना कहीं दोनों को इस मामले में, खासकर अमेरिका को झुकना ही होगा, जिस तरह से उन्होंने हाई स्टेक्स कर दिए हैं। लेकिन मेक
अमेरिका ग्रेट अगेन कैनॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ मेकिंग अदर्स पुअरर अगेन। तो ये चीज भी क्लियर थी। और हमारी स्ट्रेंथ क्या थी? हमारी स्ट्रेंथ यही थी ना कि हम प्रेडिक्टेबिलिटी जो दुनिया में है अपने दोस्तों के प्रति, दूसरे देशों, हम प्रेडिक्टेबल हैं। अमेरिका आज एक अनप्रेडिक्टेबल नेशन की तरह देखा जा रहा है। यूरोप उससे धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींच रहा है। चाइना के साथ उनके संबंध जैसे भी हैं, चाइना उन पर कभी रिलाई नहीं करता था, अमेरिका भी उन पर रिलाई नहीं करता है। भारत, जो हमने बहुत पेन्स टेकिंग एफर्ट्स लिया था पिछले 25 साल में अपने संबंधों को सुधारने के लिए, खासकर सिविलियन न्यूक्लियर अकॉर्ड्स के बाद, वो भी डीरेल होता दिख रहा था। तो इससे एक सबक भी मिलता है कि ओवर रिलायंस ऑन इंडिविजुअल्स कभी भी किसी के काम नहीं आता है। नेशन फर्स्ट का जो डिक्टम है वो नेशन फर्स्ट ही होता है। कोई राष्ट्रपति आए, कोई जाए, एक देश का जो स्वरूप है वो किसी राष्ट्रपति के आने से बदलता नहीं है। और पूर्णिमा जी का तो मुझे याद है, जब ये ट्रम्प साहब इलेक्शन लड़ रहे थे तो कितना उनके फेवर में थी ये, आज वो भी बदल गई हैं। तो कहीं ना कहीं एक चेंज हर जगह पे आया है। हम भी उसका अनुभव कर रहे हैं, हम भी वो फील कर रहे हैं कि अगर इसी तरह आगे बढ़ता रहा, इसी तरह अनप्रेडिक्टेबल अमेरिका बनता रहा, तो ना अमेरिका के पक्ष में है ना दुनिया के पक्ष में है। जो डेमोक्रेसी की बात करता था, जो ह्यूमन राइट्स की बात करता था, जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता था, लिबरलिज्म की बात करता था, वो आज एक देश के राष्ट्रपति को सरेआम उठा के अपने देश में बंदी बना के ले आए। तो ये भी दुनिया को नागवार गुजर रही थी और गुजर रही है। क्या वो ईरान में भी ऐसा कुछ करेंगे? तो वो अनप्रेडिक्ट, और ईरान में अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो फिर क्या रिलेशन होगा भारत या यूरोप या दुनिया के अन्य राज्यों के साथ? ये सब भी एक बहुत बड़े वेरिएबल्स हैं जो हमेशा प्ले आउट करते रहेंगे। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि अगर कोई देश, कोई व्यक्ति अमेरिका के सामने खड़ा हो जाए जिस तरह भारत ने किया, तो अमेरिका को भी झुकना पड़ता है। ये भी सत्य है। और वो टेको का थियरी जो है वो फिर एक बार प्रूव हो गया कि हैज चिकन आउट। बिल्कुल बिल्कुल। संजय भारद्वाज जी, लगातार ट्रंप के अपने ही लोगों का डिसएग्रीमेंट रहा ट्रंप के फैसलों में। उनके अपने ही लोग धीरे धीरे उनके खिलाफ होते चले गए, और शायद एक वजह ये भी रही कि ट्रंप को जो लग रहा था कि वो टैरिफ पर टैरिफ लगाएंगे और सब कुछ बिल्कुल वाइप आउट कर देंगे, सब कुछ क्लीन कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिस तरीके की पॉलिसीज अमेरिका अंडर ट्रंप जो लेके आया, जो खासकर आप ये देखिए कि इतिहास देखते हैं कि जब रोनाल्ड रीगन थे, उन्होंने नियो लिबरलिज्म मार्गरेट थैचर के साथ अडॉप्ट किया, आगे बढ़े, ग्लोबलाइजेशन की बात की, WTO आया और मल्टीपोलरिटी की बात कही। आप ये देखिए कि धीरे धीरे अमेरिका वही सारी पॉलिसीज को रिवर्ट करता चला गया, डीग्लोबलाइजेशन की बात करने लग गए, मल्टीपोलरिटी, अभी जिस तरीके से 64 मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से विड्रॉ किया अमेरिका ने, वो मुझे लगता है कि ये जो कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मुझे कहीं से कोई इंडिकेशन नहीं लगता। वो बेसिकली वाइट सुपरमेसी और अमेरिकन सुपरमेसी को दोबारा से रीइंस्टेट और रीएस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनको कोई सफलता नहीं रही, क्योंकि हर फील्ड पे, चाहे वो आप ये देखिए कि जिस तरीके से ईरान का इशू है, वेनेजुएला का इशू है, तो एक तरीके से अमेरिका के साथ में बाकी दुनिया जो वर्ल्ड है वो उनके साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा UN चार्टर का उल्लंघन है। आप ये मान के चलिए सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वो जो बेसिकली उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं है वर्ल्ड में। तो एक जो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया अमेरिका के प्रति रेस्ट का, वो अमेरिका के लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है। और उसमें सबसे स्ट्रांगली किसी कंट्री ने अगर अपना स्टैंड रखा तो भारत का साफ साफ दिख रहा है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। आप इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी वो लेके आए थे, अमेरिका चाहता था कि उसको एक मिलिट्री और क्वाड और उस तरीके का इंस्टीट्यूशन, भारत स्ट्रांगली उसको नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और नॉन मिलिट्री प्लेटफॉर्म बनाने पे बरकरार है। आज तक भारत का वही स्टैंड है कि नहीं, उसमें हम दूसरे इश्यूज हैं, चाहे वो
क्लाइमेट चेंज है, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी है, हेल्थ सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, उन इश्यूज पे हम बल देंगे। तो अमेरिका का जो एक अपना अल्टीरियर मोटिव्स हैं दुनिया में कोहोर्स और वायलेंस के माध्यम से राज करने का, वो अमेरिका को ग्रेट नहीं बनाने के बजाय वो अमेरिका का डिक्लाइन एक साफ साफ दिख रहा है। और इसमें निश्चित रूप से, और अमेरिका का जो सबसे बड़ी चिंता है, ट्रंप की जो सबसे बड़ी चिंता है कि राइज ऑफ चाइना, और वो राइज ऑफ चाइना में जो हड़बड़ाहट में सारे डिसीजंस ले रहे हैं, कभी पुतिन के साथ अच्छे संबंध बनाने की, डील करने की बात करते हैं, कभी पुतिन को उस पे टैरिफ और उन पे सैंक्शंस को बढ़ाने की बात करते हैं, कभी, मतलब कोई पॉलिसी में कंसिस्टेंसी अमेरिका और उनकी लीडरशिप में दिखाई नहीं दे रही है। और ये अमेरिका का जो सबसे बड़ा आज के दिन सिरदर्द, मुझे लगता है कि ट्रंप की जो जितनी भी पॉलिसीज हैं, चाहे रशिया को लेके हो, भारत को लेके हो, मिडिल ईस्ट में पॉलिसीज है, उसमें कहीं ना कहीं जो सेंट्रल पॉइंट है वो चाइनीज कंटेनमेंट, चाइना का डर जो है वो अमेरिका और ट्रंप को सता रहा है। और उसमें उस हड़बड़ाहट में वो अपने जो दोस्त हैं, जो आपने सवाल किया, अपने जो दोस्त हैं, जो उनके अपने ट्रस्टीज, जो अलाइज हैं ट्रंप के, वो उनको भी खोता हुआ जा रहा है, क्योंकि वो उसको कल्टीवेट नहीं कर पा रहा है कि कैसे प्रोसीड किया जाए कि चाइना को आप कंटेन करें और अमेरिका की पॉलिसीज को आगे बढ़ा पाएं। और मुझे लगता है कि उनको सद्बुद्धि मिलेगा, और जो उनके जो ट्रस्टेड अलाइज रहे हैं पिछले 2-3 दशक से, उनके साथ में दोबारा से संबंधों को मधुर बनाएंगे, और आगे जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हो या बाकी जो पराज पे हो, उसको मजबूत करें। बिल्कुल। अस्थाना साहब, सामरिक और कूटनीतिक स्तर पर अब दोनों देशों के बीच रिश्ते आगे कैसे रहेंगे? देखिए, अगर सामरिक तौर पर देखें तो भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप जो है वो इंडो पैसिफिक में और जो साउथ एशिया में जो अभी टर्बुलेंस चल रहा है, काफ़ी गड़बड़ चल रही है। अभी आप देखिए बांग्लादेश में भी काफ़ी कुछ हो गया, और इंडियन ओशियन में जो चीन की भी नेवी काफ़ी बढ़ गई है आगे, तो उस जगह पर एक कॉमन इंटरेस्ट बनता है इंडो पैसिफिक में दोनों देशों का। और इंडो पैसिफिक में बढ़ने के लिए जाहिर है कि कुछ और एक्शंस अभी शुरू हो सकते हैं। उसमें क्वाड की मीटिंग जो है समिट होनी चाहिए थी 2025 में, जो नहीं हो पाई टैरिफ के मद्देनज़र। अब अगर ये टैरिफ का जैसे मसला हल हुआ है, तो उसके बाद में मुझे लगता है कि कुछ ही समय में, या 2026 में या 2027 में ये मीटिंग होगी। अगर 2026 में क्वाड की मीटिंग होती है, हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो, या 2027 में हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप भी भारत आएँ। ऐसा मुझे लगता है 2026 में ही शायद चर्चा चल रही है कि आएंगे। हाँ, तो हो सकता है, तो ये कह नहीं सकते क्योंकि, लेकिन ये अभी थोड़ी दूर की बात है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि क्वाड किसी ने मीटिंग्स पोस्टपोन्ड की थी। ऐसा नहीं था कि क्वाड में बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि बीच में एक मीटिंग भी हुई थी लोअर लेवल पे, जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनकी। तो अब मुझे लगता है कि क्वाड की तरफ थोड़ा सा बढ़ेगा जो कदम हैं, और उसी के साथ साथ जहाँ तक डिप्लोमेटिक स्तर की बातचीत है, काफ़ी समय से अगर आप देखें, पिछले काफ़ी टाइम गुजर गया। 2025 के एक मेजर पोर्शन में भारत का एम्बेसडर, अमेरिका का एम्बेसडर भारत में नहीं था, अब आए हैं, और वो काफ़ी अच्छे मित्र हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के। तो कुछ हद तक इस डील का श्रेय जो है कुछ हद तक उनको भी जाता है, क्योंकि इस मौके पे उन्होंने काफ़ी मुस्तैदी से बातचीत करनी शुरू की थी, वो भी इस हालत में जब भारत में सब प्रेसिडेंट ट्रंप से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। अभी कितने नाराज़ रहेंगे कल से ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी नाराज़ थे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने आप कहा था कि इंडियंस आर नॉट वेरी हैप्पी विद मी, बट दे विल बी वेरी हैप्पी आफ्टर सम टाइम। तो ये तो उन्होंने शायद ये पहले से ही प्लान कर लिया था कि कुछ समय के बाद टैरिफ घटा देना। हाँ, तो उन्होंने इस चीज़ के इंडिकेशंस दिए थे। लेकिन अब देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ती है बातचीत। लेकिन इतना नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से और कोई झटका नहीं आएगा, ये हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ बातचीत चलेगी, फिर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देंगे, फिर कुछ ना कुछ एक्शन ऐसा करेंगे जो हमारे हक में ना हो। फिर ईरान से कुछ बातचीत होगी, तब उनको पाकिस्तान की याद आएगी, फिर पाकिस्तान के फेवर में कुछ वो बोल देंगे।
तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी और इस चीज के लिए, अप्स एंड डाउन्स के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ट्रम्प 2.0 का जो टेन्योर है उसमें। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाती हूँ प्रोफेसर अमिताभ, यानी कि कुर्सी की पेटी अभी भी बांध कर बैठना है, टर्बुलेंस खत्म नहीं हुआ है यहाँ पर। और टर्बुलेंस ही नहीं, मुझे तो लगता है कभी कभी भारत को, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक करना होगा, क्योंकि हम इस समय ब्रिक्स के भी प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंसी हमें मिली है, और ब्रिक्स और क्वाड दोनों अगर भारत में हो रहे हैं तो वो सचमुच टाइट रोप होगा। और ट्रंप का इस पर पूरे साल हम आपसे मिलते रहेंगे ऑनलाइन टीवी पर कि क्या कह देंगे और क्या कर देंगे, क्योंकि ब्रिक्स को उन्होंने पहले ही कहा है कि अगर ये नया करेंसी बनाते हैं तो हम इन पर फाइन करेंगे, या इनसे ट्रेड 100% या 500% जितना परसेंट पर वो बात करते हैं वो उन पर हम सैंक्शंस इंपोज करेंगे, टैरिफ इंपोज करेंगे। अगर ये आगे बढ़ता है ब्रिक्स का मामला जो डी डॉलराइजेशन का है, उसके प्रति भी उनका रुख इस साल बहुत उथल पुथल भरा रहेगा। क्या वो क्वाड में आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी एक प्रश्न रहेगा, क्योंकि भारत को इस साल क्वाड होस्ट करना है टेक्निकली। इसके पहले पुतिन साहब यहां आ चुके हैं, तो कई सारे इस समय वेरिएबल हैं। तो वो अगले 3 साल जो रहेंगे ट्रंप साहब के, भारत को लेकर, चीन को लेकर, रूस को लेकर और हम तीनों के संबंधों को लेकर वो कुछ ना कुछ अपना परफॉर्मेंस करते ही रहेंगे। हमें बैठ के देखना है, सिर्फ रिएक्ट नहीं करना है, वो इमोशनल नहीं होना है, जो हमने इस बार किया है, जो भी जुलाई के बाद जो घटनाएं हो रही हैं उसके बाद। हमें सबसे ज्यादा वॉच आउट ये भी करना है कि पाकिस्तान के प्रति क्या ट्रंप का रुख वही रहेगा जो अब तक है, क्या अभी भी उसी तरह की बयानबाजी करते रहेंगे ट्रंप साहब जो पहले करते आए हैं, क्या उसी तरह से पाकिस्तान को अब भी ट्रीट किया जाएगा। तो ये सारे चीजें हैं जो हमारे अमेरिका के संबंध को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हम यही कहते हैं, कुर्सी की पेटी बांधे रहिए, टर्बुलेंस आगे तक है और आपको बीच में कोई जो है सो बेवरेजेस नहीं दी जाएंगी जो प्लेन में होता है कि कभी भी आप चाहे बेवरेजेस गिरा सकते हैं। यहां भी यही होगा कि आपको हमेशा कॉशियस रहना होगा कि कब फिर टर्बुलेंस आ जाए, और मिड एयर टर्बुलेंस सबसे खतरनाक होता है और हम उस मिड कैरियर ट्रंप के टर्बुलेंस के बीच में हैं। लेकिन ये संजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। जी संजय जी। नहीं, मैं सिर्फ वही अमिताभ जी कह रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से देखिए, मैं 2-3 बातें जो मुझे मेरी समझ में आ रही है कि अगर मोटे तौर पे भारत और अमेरिका के संबंधों का एनालिसिस किया जाए, और खासकर जो पिछले 25 साल से मैं कहूँगा, जब से बिल क्लिंटन आए थे और उसके बाद में, तो मुझे लगता है कि दोनों के संबंधों में कन्वर्जेंस ज़्यादा है रादर देन डाइवर्जेंस, क्योंकि डाइवर्जेंस का विषय अब ट्रंप के आने से ज़्यादा मुखर हो रहे हैं, जिसमें टैरिफ का इशू है, एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है, या पाकिस्तान और टेररिज्म का इशू है। लेकिन पिछले 25 साल से आप देखिए कि जहां तक टेररिज्म की बात है, तो अमेरिका 9/11 के बाद में भारत के साथ में वॉर ऑन टेरर पे भारत को साथ लेके चल रहा था, और एक बहुत उसमें बहुत कुछ हद तक हमको काफी अचीवमेंट्स भी हुए थे, अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों में थी। लेकिन जिस तरीके से अभी असीम मुनीर के साथ में एक डिप्लोमेटिक, वो कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शनल है, ये बिजनेसमैन है, ये पाकिस्तान में बिजनेस तलाश कर रहे हैं, मुझे लगता है ये उनकी छोटी सोच है, और इसलिए वो जो टेररिज्म का इशू था उसको डाइवर्ट कर दिया। दूसरा जो कन्वर्जन हमारा और अमेरिका का जो रहा, वो सबसे बड़ा चाइना का, क्योंकि चाइना की जो नीति रही है वो या तो आप ये कहिए उसको हम एक्सपेंशनिस्ट मान लीजिए या रिविजनिस्ट मान लीजिए, कि चाहे साउथ चाइना सी हो, और साउथ चाइना सी में जिस तरीके से आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हैं, पूरा साउथ ईस्ट एशिया में उथल पुथल की तरफ चाइना पुश कर रहा था, और हमारे जो बॉर्डर पे एक रिविजनिस्ट अप्रोच, और अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके का मैप्स जारी कर रहे थे वो भी था, और अमेरिका भी चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट और रिविजनिस्ट पॉलिसी थी उसके प्रति कंसर्न था। तो दोनों का एक अंडरस्टैंडिंग था कि कैसे चीन के साथ में हम डील करें, चीन को कैसे एक लिमिटेड और उसको नियंत्रित तरीके से आगे
बढ़े। तीसरा जो बड़ा मुद्दा था, जो कि भारत का पहले क्या था कि हम सिर्फ नेबरहुड में डेमोक्रेसी की बात करते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने ग्लोबल डेमोक्रेटिक प्रमोशंस को आगे बढ़ाना, खासकर जब जापान गए थे और शिंजो एबे के साथ मिले तो उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेसी को ग्लोबली प्रमोट करेंगे। तो निश्चित रूप से अमेरिका के साथ भी अंडरस्टैंडिंग था कि भाई आप क्लेम करते हैं कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हालांकि हम आज के दिन क्लेम कर रहे हैं कि भारत तो लोकतंत्र की जननी है, अमेरिका से भी पहले हमारे डीएनए में लोकतंत्र है। तो लेकिन कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट था कि हम उन्हीं इथोज और उन्हीं वैल्यूज में विश्वास करते हैं। तो अगर मोटे तौर पर न्यूक्लियर इश्यूज हैं या बाकी मिडिल ईस्ट है, इंडो पैसिफिक है, इंडियन ओशन है, सब जगह भारत और अमेरिका के बीच में कन्वर्जन ज्यादा था। और खासकर जो भारत की इकोनॉमी और भारत की इंडिया इज ए यंग नेशन, तो ये वो मार्केट और उसको भी अट्रैक्ट कर रहा था अमेरिकन को इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में, तो कन्वर्जन बहुत ज्यादा था। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप की पॉलिसीज आई और वो जो जिस तरीके के क्या कहते गैर जिम्मेदाराना स्टैंड लेने लगे और स्टेटमेंट देने लगे और फ्रेंडशिप को भूल गए, और जिस तरीके से, क्योंकि हम तो पूरा रेसिप्रोकेट, तो वो भारत और अमेरिका के बीच में इरिटेशन हुआ। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सस्टेन करेगा। वो जो कन्वर्जन था वही डोमिनेट करेगा और हम दोबारा से आगे साथ में बढ़ेंगे। ठीक है अस्थाना साहब, मैं पूर्णिमा जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उसके पहले अस्थाना साहब, अब जो भारत अमेरिका के रिश्ते सुधर रहे हैं, टैरिफ वाली टेंशन भी कम होनी शुरू हो गई, अब पाकिस्तान का क्या होगा? जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है अमेरिका के लिए, वो हमें अभी भी कम नहीं हाँकनी चाहिए, क्योंकि जब तक ईरान के साथ अमेरिका की टेंशन है तब तक पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट उन्हें है। और वो किस लिए है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान को की ईरान की पोजीशन देखें, ग्राउंड में जो उनकी पोजीशन है, तो वहाँ पर अगर कोई भी बड़ा ऑपरेशन करना है तो पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। और उस ज़मीन में जाहिर है कि पाकिस्तान में तो मिलिट्री की चलती है, तो इसीलिए पाकिस्तान मिलिट्री के साथ में ठीक तरीके से संबंध बना के रखना उनकी एक मजबूरी बन जाती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की अभी वो सोच रहे थे, उसमें तो मुझे नहीं लगता अभी जो बलूचिस्तान में हो रहा है, मुझे लग रहा है बलूचियों ने और कुछ किया या नहीं किया, लेकिन इतना मैसेज ज़रूर दे दिया है अमेरिका को कि अगर आपने यहाँ पैसे डाले तो आपके पैसे गए, क्योंकि वहाँ पर वो उनको एक्सप्लॉइट करने नहीं देंगे। अगर चीन नहीं कर पाया और भी कोई नहीं कर पाया तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये मैसेज मेरे विचार से काफ़ी क्लियर है। और अमेरिकी जो पाकिस्तानी मिलिट्री है वो वहाँ पर शांति बहाल नहीं कर सकती, ये भी BLA की तरफ से और TTP की तरफ से मैसेज बिल्कुल क्लियर है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये भी अमेरिकियों के दिमाग में भी घुसेगा कि ये पाकिस्तान मिलिट्री यहाँ नहीं कुछ कर पाएगी ज़्यादा। तो एक जो अब मैंने दो इंटरेस्ट गिनाए आपको, एक इंटरेस्ट है ईरान का, दूसरा इंटरेस्ट है जो वो वहाँ पर खनिज पदार्थ वगैरह उसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे। बाकी जो छोटे मोटे जो इंटरेस्ट हैं, उनकी खुद की जो बिजनेस है, उनके दोस्तों का बिजनेस है, उसमें पैसा डाल दिया। और जोड़ दे रही हूँ, जो डिफेंस डील की चर्चा चल रही थी, हाँ, क्या अब उसमें तेजी आएगी? डिफेंस डील की जो चर्चा इनके बीच में थी, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, जी हाँ, वो मुझे नहीं लगता। देखिए पहले बीच में बड़ी जबरदस्त चर्चा चली थी। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की जो डील है वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान एक अकेला देश है जिसमें के पास न्यूक्लियर वेपन है, और ये डील कुछ हद तक इजराइल के जो एग्रेशन है उससे प्रेरित थी, वो भारत की तरफ से नहीं थी। क्योंकि अब सब जितने भी अरब देश हैं उनको लगता है कि इजराइल कंट्रोल से बाहर जा रहा है और कभी भी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, और इसीलिए वो उनको खतरा है किससे, अरब देशों को, इजराइल से है। तो इसलिए ये डील बनी थी। लेकिन अब इस डील के जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा थोड़ा कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले एक बड़ा रूमर चली कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ इस डील में टर्की भी शामिल होगा। अब टर्की ने क्लियर कर दिया कि मैं इस डील में शामिल नहीं हो रहा हूं, मैं इस डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल नहीं होऊंगा जी। तो ये जो है एक तरीके से एक दो पक्षी बन गया है वो जो डिफेंस डील है, कि पाकिस्तान को पैसे चाहिए, उनको थोड़ा उनसे थोड़ी मदद चाहिए मिलिट्री वाइज, तो यही, इससे ज्यादा और मुझे नहीं लगता है उसमें कुछ ज्यादा जान है अभी जी। पूर्णिमा नाथ, जिस तरीके का स्ट्रेटजी ट्रंप की रही है टैरिफ और ट्रेड को लेकर, अमेरिका में लोग इसे कैसे देखते थे?
यहाँ पे हमारे यहाँ पे फ्रैक्शन है। मागा जो फैक्शन है हमारी जीओपी पार्टी की, उनके हिसाब से ट्रम्प जो बोलेंगे वही है, दैट्स द बाइबल। मुझे गलत ना लीजिए, मैं एक स्टेटमेंट करने जा रही हूँ, आपका अच्छा भी ना ला सकता है, लेकिन ये सच है। यही जो मैंने देखा है मागा फैक्शन का ट्रम्प के ऊपर, यही चीज मैंने मोदी की सपोर्टर, कोर सपोर्टर को भी देखा है इंडिया में। कोई भी क्रिटिसिज्म उनको पसंद नहीं आता है, मोदी की हो या ट्रम्प की हो या यहाँ की मागा फैक्शन में। तो मैं इसी को आगे बढ़ाते लेके जाऊंगी आपको। 2025 की जॉब ग्रोथ में आपको बोलूंगी यहाँ पे 0.58 मिलियन हुआ है। और आगे पीछे जाइए आप, धीरे धीरे आप देखेंगे 2020 के बाद, कोविड के बाद जो यहाँ पे रिबाउंड हुआ है 2021 में, उसके बाद लिटरली मार्केट वर नॉट श्योर अबाउट द सिचुएशन और पैंडेमिक सिचुएशन, सो धीरे धीरे करके कम होते जा रहा था। लेकिन फिर भी 2024 में जॉब ग्रोथ वाज 2 मिलियन जॉब ग्रोथ अंडर बाइडेन। 2025 में फर्स्ट ईयर में इन टर्म 2 ऑफ ट्रम्प इट वाज 0.58 मिलियन। आप मुझे बताइए किस लिए हुआ ये? अब अगर थोड़ी देर पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि इंडिया हैज प्रॉमिस टू कट ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, इसीलिए ट्रम्प ने तारीफ चेंज कर दिया और कट कर दिया टू 18%। इंडिया ने कभी बताया आपको, कोई इंडिकेशन दिया है कि दैट इज द ट्रूथ थिंग? थोड़ी दिन पहले हमने सुना है हमारे सेनेटर लिंजी ग्रैम ने जाके पब्लिक को बोला है कि उन्होंने मीट किया है इंडियन एम्बेसडर के घर में जाके, उन्होंने बोला है कि और प्रॉमिस भी किया है कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू बाय रशियन इंपोर्ट्स। रशिया से इंपोर्ट वो खुद यूरेनियम कर रहे हैं और उनके हिसाब से वेवर डाल के 2028 तक चलेंगे, लेकिन इंडिया नहीं इंपोर्ट कर सकता है। ये कौन सी बात चल रही है? आप समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। व्हाइट सुप्रीमेसी जो है इट्स अ रियल थिंग। लिटरली ट्रम्प वेंट into his social media and claimed that tariff has strengthened America. हमारी जॉब ग्रोथ यहाँ पे सबसे कम हुआ था in 2025। यही चीज चलता रहेगा तो 2026 में हमें विल सी द सेम टर्बुलेंस वंस अगेन। इंडिया यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, फेसबुक हो या तो गूगल हो, अमेजोन हो, वो इंडिया तक इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन आपको ये समझाना, मैं ये कहना चाहती हूँ, एक फाइनल कमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे, आप फिर से वेस्ट इंडिया कंपनी के स्लेव ना बने। ठीक है, एक फाइनल कमेंट मैं अमिताभ जी से भी लेना चाह रही हूँ। प्रोफेसर अमिताभ जी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज से अगले 3 साल तक, जब तक ट्रम्प साहब सत्ता में हैं, रिलेशन वैसा ही रहेगा। इसमें उतार चढ़ाव आता रहेगा। टैरिफ का वेपन्स या तो थ्रेट या रियल वेपन अपनाया जाएगा। लेकिन एक बात तो है, हमने अमेरिका जैसे महाशक्ति के आगे खड़े होकर अपनी इकोनॉमिक पावर का हेफ्ट दिखाकर उनको मजबूर किया एक तरह से कि आप हमारे टर्म्स पे आए। और यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा एफटीए हुआ वो एक टेम्पलेट बना, एक आधार बना कि जिस पर हम उनको प्रूव कर पाए कि हम इसके बियॉन्ड नेगोशिएट आपसे नहीं कर सकते। और शायद वही जो एकजुटता थी भारतीयों की, वो इस समय प्रदर्शित हो रही है कि जब ट्रम्प साहब ने ये सो कॉल्ड हेडलाइन टैरिफ्स को वापस लिया है। अब इसके अराउंड जो जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हुए हो, चाहे हमारे चीन के संबंध अच्छे हुए हो, चाहे हमारे रूस के संबंध में स्थिरता आई हो, ये सब उस पर डिपेंड करेगा कि ट्रम्प साहब के अगले स्टेटमेंट्स और अगले टैरिफ कैसे आते हैं। और पाकिस्तान के साथ अगर वही रवैया रहा, वही बयानबाजी होती रही, तो जो खटास है टैरिफ हटने के बाद भी, यानी टैरिफ के कम होने के बाद भी, वो खटास कम नहीं होगी। भारतीयों का जो पब्लिक ओपिनियन है अमेरिका के प्रति, वो इंप्रूव नहीं होगा। लेकिन इतना तो सत्य है कि किसी भी समय में भारत उनके सामने झुका नहीं और हम झुकने के लिए तैयार नहीं।